CH6 मनमानी। यष्टि के दिमाग की बत्ती अब जली कि एकांश ने क्या कहा था, तो श्रेया एकांश सर की भतीजी है। यष्टि ने सुनीता जी से कहा तो सुनीता जी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। श्रेया इस समय टीवी के सामने बैठकर कार्टून्स देख रही थी। यष्टि ने सुनीता जी से इंटरेस्ट लेते हुए पूछा, सुनीता जी, अगर एकांश सर श्रेया के चाचा है तो श्रेया के मम्मी पापा कहाँ हैं? सुनीता जी ने थोड़ा उदास होते हुए उसे बताया, बेटा, उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है, तभी से श्रेया के माँ और बाप दोनों एकांश ही है। वो श्रेया से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। यष्टि ने सुनीता जी से पूछा, तो जब श्रेया के माँ पापा की डेथ हुई थी उस समय श्रेया कितनी बड़ी थी? सुनीता जी ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, बेटा, ये अभी 5 महीने पहले की बात है। तुमने न्यूज़पेपर में शायद पढ़ा भी होगा ट्रैजिक एक्सीडेंट के बारे में। वही वो एक्सीडेंट था। दोनों की डेड बॉडी भी कार के साथ ही जल चुकी थी, कुछ नहीं मिला। सुनीता जी ये सब बोलते हुए उदास हो गई थी। सुनीता जी की बात सुनकर श्रेया भी अब उदास हो गई थी। उसने सुनीता जी से पूछा, क्या यही वजह है श्रेया इतनी चुप है? सुनीता जी ने बड़े भारी मन से उसकी बात का जवाब दिया, हाँ। तब से इस बेचारी ने एक शब्द नहीं बोला। एकांश बाबा ने इसको अच्छे से अच्छे डॉक्टर को भी दिखा दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। सब यही कहते हैं कि ये सब शौक की वजह से हुआ है, जिससे श्रेया बेटी अभी तक उबर नहीं पाए है। सुनीता जी की आंखें छलक आई थी ये सब यष्टि को बताते हुए। यष्टि को अब एहसास हुआ कि एकांश इतना गुस्से में क्यों रहता है। शायद इसकी वजह श्रेया की ऐसी हालत ही है। और बेचारी श्रेया, वो तो जैसे हंसना और बोलना ही भूल गई हो। यष्टि जाकर श्रेया के पास बैठ गई। दोनों ने टीवी पर कार्टून्स देखे। फिर यष्टि ने सोचा कि वो श्रेया को बाहर घुमा कर ले आए, इससे उसे बेटर फील होगा। सुनीता जी इस समय वहां नहीं थी, तो यष्टि श्रेया को बिना उन्हें बताए ही अपने साथ लेकर चली गई। वो लोग पास ही में बीच साइड पर गए थे। वहां यष्टि ने श्रेया को बॉइल्ड स्वीट कॉर्न खिलाए, फिर उन्होंने कॉटन कैंडी खाई। थोड़ी देर की बीच वॉक करने के बाद दोनों घर के लिए निकल गए। इधर एकांश ने अपने रूटीन के अकॉर्डिंग सुनीता जी को ठीक 11 बजे फोन किया, लेकिन सुनीता जी को श्रेया और यष्टि कहीं नहीं दिखाई दी। सुनीता जी ने एक सर्वेंट से पूछा, तब उन्हें पता चला कि यष्टि श्रेया को बाहर घुमाने लेकर गए है। फोन पर एकांश को जब ये पता चला तो उसके गुस्से का जैसे ज्वालामुखी फूट गया। उसने फौरन अपना कोट उठाते हुए अपने हाथ पर डाला और जल्दी में वहां से निकल गया। रास्ते में वो यष्टि को फोन करने की लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन यष्टि का फोन लग ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से एकांश का गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। एकांश घर पहुंचा और उसने सबसे पहले सुनीता जी को उनकी लापरवाही के लिए डांटा कि उनके होते हुए ये सब कैसे हो गया। यष्टि भी अब तक वापस आ चुकी थी। उसने श्रेया को उसके रूम में सुला दिया था और अब वो अपने रूम में बैठकर बुक पढ़ रही थी। सुनीता जी से पूछकर एकांश गुस्से में सीधे यष्टि के रूम की तरफ बढ़ गया। उसने गुस्से में पूरे जोर से दरवाजा खोला, जिससे यष्टि बुरी तरह से घबरा गई। एकांश तेज कदमों से चलते हुए उसके पास गया और उसके हाथ से उसकी बुक को छीनकर दूर फेंक दिया और झुकते हुए यष्टि के दोनों हाथों को कसकर अपने मजबूत हाथों से पकड़ लिया। यष्टि की तो जैसे जान ही निकल रही थी एकांश को ऐसे गुस्से में देखकर। एकांश तेज कदमों से चलते हुए उसके पास गया और उसके हाथ से उसकी बुक को छीनकर दूर फेंक दिया और झुकते हुए यष्टि के दोनों हाथों को कसकर अपने मजबूत हाथों से पकड़ लिया। यष्टि की तो जैसे जान ही निकल रही थी एकांश को ऐसे गुस्से में देखकर। उसने एकांश की आंखों में देखा तो एकांश की आंखें तो जैसे आग उगल रही थी। इस समय यष्टि की तो आवाज ही निकालनी बंद हो गई थी। एकांश ने गुस्से में उसे झकझोरते हुए कहा, हाउ डेयर यू कि तुम श्रेया को बिना मेरी परमिशन और सिक्योरिटी के घर से बाहर लेकर गई। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि उसके लिए ये सब कितना खतरनाक हो सकता है। यष्टि को तो अब रोना आने लगा था एकांश के इस बिहेवियर से, लेकिन एकांश ने इस बात की कोई परवाह नहीं की। उसने अभी भी यष्टि के दोनों हाथों को कसकर थामा हुआ था। एकांश ने गुस्से में यष्टि की आंखों में झांकते हुए कहा, यष्टि, आई एम वार्निंग यू लास्ट टाइम, अपनी मनमानी करना बंद कर दो। अभी तुम्हें कुछ नहीं पता कि श्रेया के लिए क्या सही है और क्या गलत। तुमसे जितना कहा जाए बस उतना ही करो। और इतना कहते हुए एकांश ने यष्टि के हाथों पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी और रूम से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने एक गहरी सांस ली और अपने रूम की तरफ चला गया। इधर यष्टि वही जमीन पर बैठकर बुरी तरह से रोने लगी। आज तक किसी ने भी उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया था। एकांश की कैसे इतनी हिम्मत हो गई कि वो उसे इस तरह से हर्ट करे। वो उसके लिए काम कर रही है, कोई गुलाम नहीं है। सोच सोचकर यष्टि बस रोए जा रही थी। यष्टि के फोन पर उसकी फ्रेंड सिया का इसी समय फोन आ रहा था। सिया ने जब यष्टि की रोती हुई आवाज सुनी तो उसे घबराहट होने लगी था। कल ही तो यष्टि खुशी खुशी अपनी नई जॉब के लिए गई थी और आज वो ऐसे फूट फूट कर रो रही थी। सिया ने यष्टि को रिलैक्स होने के लिए कहा और उसे सब कुछ बताने को कहा। यष्टि ने अपने आंसू पोंछे और पास वाली टेबल पर गिलास में रखा हुआ पानी उठाकर उसे एक घूंट में खत्म कर दिया। अब यष्टि ने सिया को सब कुछ बता दिया जो भी कुछ हुआ था। इस पर सिया ने गुस्सा होते हुए कहा, यार ये इंसान अपने आप को समझता क्या है। तू एक काम कर, वो जॉब छोड़कर अभी के अभी वापस आ जा, कोई जरूरत नहीं है
इस राक्षस के नखरे उठाने की हम लोग तेरे लिए कोई दूसरी जॉब ढूंढेंगे। बोलते हुए उसने यष्टि को चुप कराया और उसे अपने पास आने के लिए मना लिया। यष्टि अपना सामान पैक कर रही थी जब सुनीता जी उसके रूम में आई। उन्होंने देखा कि यष्टि अपना सामान पैक कर रही है तो उन्होंने जाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन यष्टि ने उनकी एक बात नहीं सुनी और वो बस रोते रोते अपना सामान पैक कर रही थी। तभी सुनीता जी की नज़र यष्टि के दोनों हाथों पर छपे हुए उंगलियों के निशान पर पड़ी। अब सुनीता जी को समझते देर नहीं लगी कि आखिर बात क्या है। ये सब एकांश ने ही किया था। वो दौड़कर एकांश के रूम में गई और उसे जाकर बताया, यष्टि बेटी घर छोड़कर जा रही है, क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? तुमने उसे हर्ट किया है क्या? वो बहुत बुरी तरह से बस रोए जा रही है। एकांश का गुस्सा जो अभी तक शांत नहीं हुआ था, ये सब सुनकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने अपनी मुठियां भींची और अपनी ड्रावर से एक पेपर निकाला और यष्टि के रूम की तरफ बढ़ गया। सुनीता जी एकांश को रोकने के लिए उसके पीछे आ रही थी, लेकिन एकांश ने गुस्से में उनकी तरफ पलटते हुए कहा, लेट मी हैंडल दिस, डोंट इंटरफेयर। एकांश यष्टि के रूम में अब तक आ गया था और अंदर आकर उसने रूम को अंदर से बंद कर दिया। यष्टि एकांश के ऐसा करने से अब और भी घबरा गई, क्योंकि जिस तरह से एकांश उसे अभी घूर रहा था ऐसा लग रहा था कि वो उसे आज खा ही जाएगा। लेकिन एकांश को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसके कदम आगे बढ़ते ही जा रहे थे। आखिर वो पॉइंट आ ही गया जब यष्टि के पास पीछे हटने की जगह ही नहीं बची थी। वो जाकर वाल से सटकर खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें घबराहट से बंद कर ली। एकांश जो कि अब तक उसकी तरफ बढ़ा जा रहा था, एकदम से रुका और अपने हाथ में लाए हुए उस पेपर को यष्टि के चेहरे के सामने करते हुए कहा, ओपन योर आइज एंड सी दिस। यष्टि ने अपनी आंखें नहीं खोली तो एकांश ने उससे कहा, लिसन, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाना चाहता, तो बेटर होगा अपनी आंखें खोलो और इसे देखो। एकांश की ये बात सुनकर यष्टि ने अपनी आंखें खोल दी। यष्टि ने देखा कि एकांश से उसके चेहरे के सामने एक पेपर किया हुआ था जो कि यष्टि का वर्क एग्रीमेंट था। इस पेपर पर तो यष्टि ने कल साइन किए थे। एकांश ने गुस्से में उससे कहा, इस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है कि तुम अगले 1 साल तक ये जॉब नहीं छोड़ सकती until I approve, और अगर तुमने जॉब छोड़ी तो देन यू हैव टू पे 1 ईयर सैलरी इन 1 शॉट विच इज अप्रोक्स 36 लाख। अब अगर तुमने जॉब छोड़ने का प्लान बना ही लिया है तो मुझे पेनल्टी दे अमाउंट देकर जाना। इतना बोलते हुए एकांश वहां से फौरन बाहर चला गया। जब एकांश बाहर आया तब सुनीता जी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा तो एकांश ने बड़े कॉन्फिडेंस में उनसे कहा, शी इज नॉट गोइंग एनीवेयर, और वहां से वो सीधे अपने रूम में चला गया। इधर यष्टि को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था एकांश के इस बिहेवियर पर। वो मन ही मन में उसे कोस रही थी, कितना क्रूअल, अरोगेंट, पत्थर दिल इंसान है। पता नहीं इंसानियत है भी इस इंसान में या नहीं। अपनी भतीजी की तरह मुझे भी यहाँ कैद करना चाहता है। ये राक्षस सही कहा था सियाने, ये इंसान नहीं है, डेविल है, डेविल। बोलते हुए यष्टि एक बार फिर से रोने लगी। इधर सुनीता जी रूम में आई तो उन्होंने यष्टि को रोते रोते अपना सामान अनपैक करते हुए देखा। वो ये तो समझ गई कि एकांश ने यष्टि को रोक लिया है, मगर कैसे? कहीं उसने यष्टि के साथ कुछ गलत तो नहीं किया? एकांश ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो इसी उधेड़ बुन में थी जब उसने जाकर यष्टि के कंधे पर अपना हाथ रखा। यष्टि एकदम से चौंक कर पलटी। जैसे ही उसने अपने सामने सुनीता जी को खड़े हुए देखा वो फौरन उनके गले से लगकर रोने लगी। वो अंदर तक घबरा गई थी एकांश को इस तरह के बिहेवियर को देखकर, क्योंकि आज तक कभी उसके पापा ने भी उसको ऐसे नहीं डांटा था जैसे आज एकांश से उसको डांटा था। जबकि एकांश ने उस अग्रीमेंट का इस्तेमाल सिर्फ यष्टि को रोकने के लिए किया था। उसने एक्सीडेंट के बाद से आज पहली बार श्रेया को किसी के लिए रिस्पॉन्स देते हुए देखा था। सिर्फ इसी वजह से वो उसे वहां रोकना चाहता था। CH7 करीब। यष्टि अब रोकर थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी। सुनीता जी ने उसे सहारा दिया। यष्टि फ्लो पर ही बैठ गई थी रोते रोते, लेकिन अब जाकर वो थोड़ी संभली थी। यष्टि का चेहरा पूरी तरह रोने से सूज गया था और उसकी आंखें और नाक भी एकदम लाल हो चुके थे। यष्टि अपने मन में यही सोच रही थी, अगर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही दिया है और मैं कहीं नहीं जा सकती तो अब मैं श्रेया को अपने तरीके से संभालूंगी। कौन एक बच्ची के साथ ऐसा करता है? उसके साथ भी जरूर ऐसा ही सलूक करते होंगे। खड़ूस, राक्षस, एक नंबर के डेविल। यही सब बड़बड़ाती हुई यष्टि वहां से उठकर बाहर आ गई। यष्टि सबसे पहले श्रेया के रूम में गई ये देखने की वो जाग तो नहीं गई। श्रेया अभी भी सो रही थी। उसे श्रेया से पहली मुलाकात में ही श्रेया से एक अटैचमेंट सा हो गया था। यष्टि जाकर उसके सिरहाने बैठ गई। वो धीमी आवाज में उससे बातें कर रही थी, बिना इस उम्मीद के कि वो कोई जवाब देगी। ऐसा कोई करता है क्या किसी के साथ? मुझे तुम्हारे चाचा बिल्कुल नहीं पसंद। स्मार्ट और हैंडसम होना ही सब कुछ नहीं होता। इंसान का दिल भी अच्छा होना चाहिए, जो उनके पास नहीं है। वो बहुत क्रूअल है। उन्हें किसी के दर्द से कोई मतलब नहीं। ऐसा भी मैंने क्या कर दिया था? ये सब बातें बोलते हुए यष्टि की आंखें एक बार फिर से नम हो गई। यष्टि को अपने गालों पर छोटे छोटे हाथों का टच महसूस हुआ। ये श्रेया के हाथ थे जो यष्टि के आंसू पोंछ रहे थे।
यष्टि ने बड़ी हैरानी से श्रेया की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि श्रेया एकांश की ही भतीजी है। एक तरफ एकांश जिसने यष्टि को हट करने से पहले एक बार नहीं सोचा, और दूसरी तरफ श्रेया है जो उसके आंसू पोंछ रही थी। यष्टि ने श्रेया को गले से लगा लिया। श्रेया ने कुछ बोला नहीं, लेकिन उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे यष्टि का रोना अच्छा नहीं लग रहा है। यष्टि ने जब श्रेया को अपने लिए परेशान होते देखा तो उसने अपने आप को संभाला और श्रेया से कहा, बेटा आंटी तो बस ऐसे ही थोड़ी उदास है, लेकिन तुमने आंटी का मूड एकदम से ठीक कर दिया है। चलो इसी बात पर आज मैं तुम्हारे लिए टेस्टी सी कुकीज बनती हूँ, तुम्हें कुकीज पसंद है ना? बोलते हुए उसने श्रेया को अपनी गोद में उठाया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने देखा तो एकांश इस समय जा चुका था। यष्टि ने थोड़ी चैन की सांस ली। वो एकांश को फेस नहीं करना चाहती थी, खासकर उस सब के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। उसने श्रेया को ले जाकर किचन काउंटर पर बिठाया और उससे बातें करते करते वो उसके लिए कुकीज बनाने लगी। श्रेया बड़े ध्यान से उसे देख रही थी। थोड़ी देर में यष्टि ने काफी कुकीज बनाए और सबसे पहले उसने श्रेया को टेस्ट कराए। यष्टि के हाथों में जैसे जादू था। श्रेया ने वो कुकीज बड़े ही शौक से खाए। उसे इंसिस्ट नहीं करना पड़ा श्रेया से उन्हें खाने के लिए। श्रेया ने खुश होते हुए यष्टि को गले से लगा लिया। रात हो चुकी थी और यष्टि श्रेया को खाना खिलाकर उसके रूम में ले गई उसे सुलाने के लिए। श्रेया खामोश थी, लेकिन उसकी आंखों में देखकर यष्टि समझ गई थी कि वो नहीं चाह रही है कि वो उसे छोड़कर कहीं भी जाए। यष्टि श्रेया की बगल में लेटकर उसे कहानी सुना रही थी ताकि वो शांत हो जाए और चैन से सो जाए। इधर एकांश भी अब तक घर वापस आ चुका था। एकांश ने डिनर करने की जगह सुनीता जी से उसके लिए एक कप कॉफी उसके रूम में भिजवाने के लिए कहा। सुनीता जी ने एकांश के लिए कॉफी और साथ में यष्टि की बनाई हुई कुकीज भी एकांश के लिए उसके रूम में भेज दी। वैसे तो एकांश कॉफी के साथ कुछ भी लेना पसंद नहीं करता था, लेकिन सुनीता जी ने फिर भी कुकीज उसके लिए भेज दी थी क्योंकि वो वाकई में बहुत लजीज बनी थी। एकांश जब शावर ले रहा था तो उसकी कॉफी उसकी टेबल पर आ चुकी थी। एकांश जल्दी नहाकर बाहर आया तो उसकी नज़र टेबल पर रखी हुई कॉफी और साथ में बाउल में रखी हुई कुकीज पर पड़ी। एकांश ने देखते के साथ मुंह बनाया, लेकिन इस समय वहां डांटने के लिए उसे कोई दिखाई नहीं दिया। कुकीज देखने में काफी टेस्टी लग रही थी तो उसने उठाकर एक खानी शुरू कर दी, लेकिन उसे तो अच्छे से याद था कि उसके घर में आज तक कभी इस तरह की कुकीज नहीं बनी। वो मन ही मन उनकी तारीफ कर रहा था, सो डिलीशियस। एकांश जो अपने रूटीन के अलावा कुछ करना पसंद नहीं करता था, उसने वो सारी कुकीज खा ली थी। अब एकांश ने अपने कपड़े पहने और श्रेया को देखने के लिए वो उसके रूम में गया। उसने देखा यष्टि श्रेया को कहानी सुनाकर सुलाने की कोशिश कर रही थी। कुछ टाइम तक तो उसने दोनों को ऐसे ही उसे देखा, फिर वो अंदर गया। यष्टि उसे देखकर घबरा डर गई। उसे आज दिन में की हुई एकांश की हरकत याद आ गई, लेकिन इस समय एकांश का चेहरा काफी शांत नजर आ रहा था। एकांश जाकर श्रेया के दूसरी तरफ लेट गया। पूरे दिन से उसने श्रेया से कोई बात नहीं की थी, भले ही वो बोलती नहीं थी, लेकिन एकांश फिर भी उससे इसी उम्मीद में बात करता था जैसे वो कभी तो उसकी बातों का रिस्पॉन्स देगी। श्रेया एकांश की तरफ पलटी और उसने एकांश को गले से लगा लिया। दूसरी तरफ से उसने अपने एक हाथ से यष्टि का हाथ थाम रखा था। एकांश ने एक नज़र यष्टि पर डाली जो अभी भी श्रेया को ही देख रही थी। एकांश को लगा जब तक श्रेया सो नहीं जाती वो वहीं रुकेगा, और यष्टि तो वैसे ही उसको सुलाए बिना वहां से नहीं जाने वाली थी। दोनों ही श्रेया के दोनों तरफ लेटे हुए थे। यष्टि के रोने की वजह से उसका चेहरे उतर गया था। श्रेया अभी भी एकांश को पकड़कर लेटी थी। यष्टि ने अपने हाथ से उसके सर को सहलाया और उसको स्टोरी सुनाना जारी रखा, लेकिन स्टोरी सुनाते सुनाते वो खुद ही सो गई। एकांश ने जब नोटिस किया कि यष्टि सो गई है, उसने उसको ब्लैंकेट उड़ा दिया था। जब वो उसको ब्लैंकेट उड़ा रहा था तब उसकी नज़र यष्टि के हाथों पर गई, जिस पर उसके हाथों के निशान छप गए थे जब उसने दिन में यष्टि को बहुत स्ट्रोंगली पकड़ा था। एकांश को बुरा लगा जो उसने आज यष्टि के साथ किया था, लेकिन वो इतना भी दरियादिल नहीं था कि उससे इस बात की माफ़ी मांग ले। एकांश उठकर वहां से जाने लगा जब श्रेया ने उसके हाथ को पकड़कर उसे रोक लिया। अब वहां से लगभग उठ चुका एकांश एक बार फिर से श्रेया की बगल में लेट गया। थोड़ी देर में एकांश को भी वही नींद आ गई। श्रेया एकांश और यष्टि को थामे हुए सो चुकी थी। उस छोटे से बेबी बेड पर एकांश जैसे लंबा चौड़ा इंसान काफी सिमट कर सोया हुआ था। दूसरी तरफ यष्टि भी उसी बेड पर सोई हुई थी। सुबह जब एकांश की आंख खुली तो श्रेया उन दोनों के बीच में से गायब थी और यष्टि और एकांश एक दूसरे की बाहों में सिमट कर सो रहे थे। यष्टि का चेहरा एकांश की चेस्ट के एकदम नजदीक था और उसका सर एकांश के हाथ पर था। यष्टि अभी भी काफी गहरी नींद में थी। यष्टि के चेहरे को उसके बालों ने ढक रखा था। एकांश की नजर यष्टि के गुलाबी होठों पर पड़ी जो बालों की लटों में से झांक रहे थे और किसी गुलाब की पंखुड़ी जैसे लग रहे थे। एकांश ने यष्टि को बड़े ही आहिस्ता से अपने हाथ पर से बेड पर लेटाया और वहां से उठकर जाने को हुआ ही था कि यष्टि की आंख खुल गई। उसने जब एकांश को उस बेड से अपने नजदीक से उठते हुए देखा तो उसकी जैसे चीख निकल गई। वो जोर से एकांश पर चिल्लाई, अब ये तो आपका रूम नहीं है ना, फिर आप यहाँ मेरे साथ एक ही बेड पर क्या कर रहे थे? एकांश जिसका चेहरा अभी तक शांत था, उसने गुस्से में यष्टि को जवाब दिया, मैंने तुम्हें टच नहीं किया है,
तुम ही मुझसे चिपक कर सो रही थी, वो मैं ही था जो तुमसे अलग हुआ, वरना तुम्हारा तो मन ही नहीं हो रहा था मुझे छोड़ने का, और मैं यहाँ ऐसे ही सोया था जैसे तुम सो गई थी। श्रेया ने कल रात मुझे जाने नहीं दिया, तो अब अपनी बकवास बंद करो और खुद को ज्यादा भाव देना बंद करो। इतना कहते हुए एकांश और यष्टि दोनों का ध्यान गया कि आखिर श्रेया कहाँ है। दोनों ने एक साथ कहा, श्रेया वो कहाँ है, और कहते के साथ वो दोनों उस रूम से बाहर आए। एकांश ने देखा श्रेया नीचे सोफे पर बैठी हुई अपने टॉयज से खेल रही थी। ये छोटी सी मासूम बच्ची ही थी जो एकांश का दिल पिघला सकती थी। उसने एक रात के लिए ही सही दोनों को एक दूसरे के काफी करीब ला दिया था। एकांश की अब जाकर जान में जान आए और यष्टि भी थोड़ी रिलैक्स हुई। वो वहां से अपने रूम में चली गई नहाने। इधर एकांश भी अपने जिम चला गया था अपने रूटीन को फॉलो करते हुए। एक फिक्र, एकांश जब अपने जिम में था तो उसे याद आया कि यष्टि के हाथों पर कल उसकी मजबूत पकड़ से निशान पड़ गए थे। उसने अपना जिम खत्म किया और अपने मेडिकल बॉक्स से ऑइंटमेंट निकाला, सीधे यष्टि के रूम की तरफ गया। उसने यष्टि के रूम का डोर 2 से 3 बार नॉक किया, लेकिन यष्टि ने रूम नहीं खोला। एकांश को लगा कि शायद वो रूम में रही है, तो उसने सोचा कि वो ऑइंटमेंट को उसकी टेबल पर रखकर वहां से बाहर आ जाएगा। एकांश ने यही सोचते हुए उसके रूम का दरवाजा खोला और वो अंदर आ गया। उसे सच में यष्टि को रूम में नहीं पाया, तो उसने जाकर वो ऑइंटमेंट वही टेबल पर रख दिया। लेकिन तभी वॉशरूम का डोर खुला और यष्टि नहाकर बाहर आए। ये बहुत ही ज्यादा awkward मोमेंट था एकांश और यष्टि दोनों के लिए। यष्टि सिर्फ टॉवल में थी इस समय और एकांश को वहां एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। उसने उस टॉवल को अपनी चेस्ट से बांधा हुआ था, जिसकी वजह से वो टॉवल उसकी थाइस तक ही आ रही थी। उसके बाल पूरी तरह से भीगे हुए थे और उसके कंधों पर बिखरे पड़े थे, जो कि उसकी कमर तक आ रहे थे। हल्के गर्म पानी में नहाने की वजह से उसकी स्किन एकदम गुलाबी हो गई थी। एकांश एकदम बेशर्मों की तरह उसको एकटक देखे ही जा रहा था। यष्टि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी उस समय। एकांश ने रूम में एंटर होते हुए इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था कि यष्टि ने अपने कपड़े पहनने के लिए बेड पर निकाल कर रखे हुए थे। यष्टि ने फुर्ती से अपने हाथों से अपनी चेस्ट को कवर कर लिया था। वो एक बार फिर एकांश पर चिल्लाई, अब ये भी मेरी ही गलती होगी कि आप मेरे रूम में बिना नॉक किए आ गए और ऊपर से मुझे ऐसे घूर घूर कर देख रहे हो, आपको क्या बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। अब एकांश ने अपनी चुप्पी तोड़ी और यष्टि को जवाब दिया, मैंने नॉक किया था लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हारे लिए ये ऑइंटमेंट लेकर आया था ताकि तुम अपने हाथों पर लगा लो, और रही बात तुम्हें घूरने की, तो तुम इतनी भी खूबसूरत नहीं हो जो मैं तुम्हें घूरूंगा। वैसे भी मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर इतनी ही इनसिक्योरिटी है तो अपना रूम लॉक करके ये सब काम किया करो। यष्टि ने गुस्से में एकांश को जवाब दिया, ले जाइए इसे वापस। मुझे आपका ऑइंटमेंट नहीं चाहिए। जो निशान आपने दिए हैं उसने मुझे याद रहेगा कि आप कितने क्रूर इंसान ही। अब प्लीज आप बाहर चले जाइए। इतना कहते हुए यष्टि ने डोर की तरफ इशारा किया। अब एकांश ने शरारत भरे लहजे में यष्टि से कहा, बी केयरफुल, कहीं गुस्से में तुम्हारा टॉवल ना गिर जाए। इतना कहते हुए एकांश वो ऑइंटमेंट वही छोड़कर अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेते हुए बाहर आ गया। इस बार एकांश की भी दिल की धड़कनें थोड़ी बढ़ गई थी, लेकिन उसने बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया और अपने रूम में नहाने के लिए आ गया। जब एकांश की बॉडी शावर में भीग रही थी, तब उसकी आंखों के आगे यष्टि का ही ख्याल आ रहा था। जब वो भीगी भीगी सी टॉवल में सिमटी हुई उसके सामने खड़ी थी, एकांश ने उस थॉट को दूर झटका और जल्दी से नहाकर वो बाहर आ गया। एकांश को लगा कि इन सब इंसिडेंट्स को भूलने के लिए उसे कहीं बाहर चले जाना चाहिए, क्योंकि ये सब उसके साथ पहली बार हो रहा था। अगर वो वहां से दूर रहेगा कुछ दिनों के लिए तो शायद उसका दिमाग इन ख्यालों से हटेगा जो उसे यष्टि के आने के बाद से आने लगे थे। एकांश ने अपना लैपटॉप बैग उठाया और बिना ब्रेकफास्ट किए वहां से निकल गया। उसने रास्ते से ही सुनीता जी को फोन किया। हेलो सुनीता जी, आप मेरा बैग पैक कर देना 4 दिन के लिए। मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ। मैं अनुज को भेजूंगा तो आप उसे मेरा लगेज बैग और पासपोर्ट दे देना। और अपनी बोलकर एकांश ने फोन रखा। इधर यष्टि नहाकर नीचे आई तो एकांश वहां से जा चुका था। उसने चैन की सांस ली। उसने श्रेया के लिए ब्रेकफास्ट बनाया। दोनों ने साथ में ही ब्रेकफास्ट किया। यष्टि का आज प्लान था कि वो आज श्रेया को गार्डन तक घुमा कर लाएगी, क्योंकि वो चाहती थी कि श्रेया बाहर की दुनिया को भी देखे। सुनीता जी ने फौरन जवाब दिया, नहीं मैं नहीं, ये तो एकांश बाबा का बैग है। वो 4 दिन के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हैं। सुनीता जी के मुंह से इतना सुनना था कि यष्टि तो खुशी से झूमने लगी। यष्टि ने एक्साइटमेंट में बोला, थैंक गॉड, 4 दिन के लिए वो राक्षस घर पर नहीं है। उसने खुशी और एक्साइटमेंट में ये सब थोड़ा जोर से बोल दिया। उसकी ये बात वहां आए हुए अनुज के कानों में पड़ गई। उसे हल्की सी हंसी आई, क्योंकि वो भी जानता था कि एकांश किसी राक्षस से कम नहीं है। वो खुद भी उससे बहुत खौफ खाता था। यष्टि ने एक नज़र अनुज पर डाली और परवाह किए बिना वो श्रेया को गार्डन में लेकर चली गई। इधर अनुज भी एकांश के बैग को लेकर उसके ऑफिस आ चुका था। अनुज ने उसका लगेज बैग उसको देते हुए कहा, बॉस आपको कुछ बताना है। एकांश काम करते करते रुका और अपनी एक आईब्रो उठाते हुए उसने अनुज से कहा, जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है।
अनुज ने एक सांस में बोल दिया, बॉस वो लड़की। यष्टि खुश होते हुए कह रही थी कि राक्षस 4 दिन के लिए घर पर नहीं है। एकांश ने हैरान होते हुए कहा, अच्छा, उसने ऐसा कहा। अनुज ने फुल ऑन शिकायत मोड में एकांश से कहा, यस बॉस, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। असल में तो अनुज ने ये सब एकांश की गुड बुक्स में आने के लिए किया था। इधर एकांश सोचने लगा, कमाल है, ये लड़की एक तो मेरे ही घर में है, ऊपर से मेरे ही जाने से इतनी खुश हो रही है, अब तो मैं भी कहीं नहीं जाने वाला। सोचते हुए एकांश ने नजरें उठाकर देखा तो अनुज अभी भी वही खड़ा था, इस सोच में कि एकांश उसको शाबाशी देगा, लेकिन एकांश ने दो टूक जवाब दिया, तुम अभी तक यही खड़े हो, जा सकते हो तुम। अब अनुज सोचने लगा, कह तो वैसे ठीक ही रही थी यष्टि। सोचते हुए अनुज एकांश के केबिन से बाहर आ गया। इधर यष्टि की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि उसके एक सेंटेंस ने उसकी इस खुशी को बहुत छोटा कर दिया था। उसका सामना एक बार फिर से एकांश से होने वाला था। यष्टि इस बात से पूरी तरह अनजान थी। इधर एकांश ने अपनी फ्लाइट्स की टिकट कैंसिल कराए और वहां से घर के लिए निकल गया। यष्टि ने श्रेया से कहा, चलो बेटा, आज हम लोग ब्लाइंड फोल्ड खेलते हैं, क्या तुमने कभी ये गेम खेला है? श्रेया ने ना में सर हिलाया तो यष्टि ने उसे समझाते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हें खेल कर दिखाती हूँ, फिर तुम मुझे कॉपी करना। ओके जान। श्रेया ने हाँ में सर हिला दिया। सुनीता जी ने श्रेया को पूरी तरह से यष्टि के साथ इन्वॉल्व देखा तो उन्होंने यष्टि से कहा, मैं रवि को लेकर मार्केट तक जा रही हूँ सब्जियां लेने, तुम दोनों खेलो। यष्टि ने ओके कहा और ब्लाइंड फोल्ड को अपनी आंखों पर बांधा। उसने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, श्रेया बेटा, तुम्हें मुझसे बचना है और मैं तुम्हें पकड़ूंगी और अगर तुम पकड़ी गई तो तुम हार जाओगी। ओके बेबी। श्रेया भी समझ चुकी थी कि उसे क्या करना है। आज तक ना जाने कितनी ही नैनी एकांश ने रखी थी, लेकिन कोई भी श्रेया के साथ घुल मिल नहीं पाई थी और श्रेया के साथ इस तरह से बॉन्डिंग नहीं बना पाई थी। श्रेया जाकर सोफे के पीछे छिपकर बैठ गई। इधर एकांश भी अब तक घर वापस आ चुका था। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को बाहर ही रोका और वो घर के अंदर आ गया। यष्टि हॉल में ही श्रेया के साथ खेल रही थी। जब उसे एकांश की कदमों की आवाज सुनाई दी, वो कदमों की आवाज सुनकर उसी डायरेक्शन में बढ़ गई। कुछ ही देर में उसने आगे बढ़ते हुए एकांश को जाकर थाम लिया था। एकांश उसे ऐसा करते हुए बड़ी ही हैरानी से देख रहा है। यष्टि को अब तक एहसास हो चुका था कि जिसको उसने पकड़ा है वो श्रेया तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। यष्टि एकांश के चेहरे को टटोला तो उसे एकांश की हल्की बड़ी हुई शेव महसूस हुई। उसने अपनी ब्लाइंड फोल्ड को खोला तो वो एक बार फिर से एकांश को थामे हुई खड़ी थी। एकांश ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें पूरे घर में मेरे अलावा कोई और नहीं मिलता क्या? जब देखो बार बार आकर मुझे ही पकती हो तुम। और क्या कहा था तुमने मुझे? राक्षस। मैं तुम्हें कहाँ से राक्षस लगता हूँ? यष्टि मन में यही सोच रही थी। ये सब तो अनुज ने सुना था। लगता है इस अनुज ने एकांश के सामने जाकर सब कुछ बक गया। कुछ नहीं रुकता इस इंसान के पेट में। यष्टि एकांश की तरफ देखते हुए किसी सोच में गुम थी कि तभी श्रेया ने आकर उसे पीछे से हक कर लिया, जिससे एकांश के सवाल बिना जवाब के ही रह गए थे। यष्टि को मौका मिला तो उसने श्रेया को फौरन गोद में उठा लिया। वो वहां से जाने को हुई तो एकांश ने उसके हाथ को पीछे से पकड़ लिया। एकांश ने यष्टि से पूछा, तुमने अभी तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, क्या मैं तुम्हें राक्षस लगता हूँ? यष्टि ने एकांश के उस हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा जिससे उसने यष्टि का हाथ थामा हुआ था। देखो, इसी वजह से मैंने आपको राक्षस कहा था। अभी भी आपने मेरे हाथ को बेदर्दी से पकड़ा हुआ है। आपको नहीं लगता क्या कि सामने वाले को भी पेन होता है? यष्टि की इस बात को सुनकर एकांश ने उसका हाथ फौरन छोड़ दिया था। उसे सच में उसके सवाल का जवाब मिल गया था। यष्टि ने एकांश के उस हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा जिससे उसने यष्टि का हाथ थामा हुआ था। देखो, इसी वजह से मैंने आपको राक्षस कहा था। अभी भी आपने मेरे हाथ को बेदर्दी से पकड़ा हुआ है। आपको नहीं लगता क्या कि सामने वाले को भी पेन होता है? यष्टि की इस बात को सुनकर एकांश ने उसका हाथ फौरन छोड़ दिया था। उसे सच में उसके सवाल का जवाब मिल गया था। चनाइन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एकांश ने यष्टि को जाने दिया। अब यष्टि ने पलट कर भी नहीं देखा और श्रेया को लेकर वो उसके रूम में चली गई। अब तक सुनीता जी भी आ गई थी। सुनीता जी के दोनों हाथों में सब्जियों से भरे हुए थैले थे। ये सारा सामान यष्टि ने उनको लिस्ट देकर मंगवाया था। इसमें ज्यादातर सामान श्रेया के लिए था जो यष्टि ने उसका टेस्ट चेंज करने के लिए मंगवाया था। यष्टि और श्रेया लगभग 1 घंटे बाद बाहर आए। एकांश इस समय वही हॉल में बैठकर मैगजीन पढ़ रहा था। उसकी नज़र ऊपर से नीचे उतरती हुई यष्टि पर ही थी। यष्टि उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। एकांश ने भी अपने चेहरे को मैगजीन से कवर कर लिया। डिनर करने से पहले ही किसी ने डोर बेल बजाए। सुनीता जी ने जाकर डोर खोला तो सामने खड़ी हुई शख्स को देखकर सुनीता जी का चेहरा उतर गया था। वहां मीरा कपूर खड़ी थी। सुनीता जी ने उससे डोर पर ही पूछा, तुम इस समय यहाँ क्या लेने आए हो?
मीरा कपूर ने पूरे घमंड में जवाब दिया, मैं अपनी भांजी से मिलने आई हूँ और मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत है। अपनी बात को पूरा करते हुए मीरा सुनीता जी को साइड करते हुए घर के अंदर आ चुकी थी। उसके साथ उसके पीछे उसका बॉयफ्रेंड अनिरुद्ध मेहरा भी आया था। मीरा कपूर प्रोफेशन से एक मॉडल थी। 5 फीट 9 इंच की हाइट वाली मीरा देखने में भी काफी खूबसूरत और एलिगेंट थी, लेकिन जैसी वो दिखती थी वैसे उसके विचार नहीं थे। वो हाई हील्स में काफी खूबसूरत लग रही थी। वो बड़े नजाकत से चलकर अंदर आए और आकर उसकी निगाहें श्रेया को ही ढूंढ रही थी, अपनी नजरें घुमाते हुए। जब उसकी नजरें श्रेया पर पड़ी तो वो चलकर उसके पास गई। उसने जाकर श्रेया को अपनी गोद में उठा लिया। मीरा ने श्रेया के गाल पर किस करते हुए कहा, कैसी है मेरी प्रिंसेस? मौसी को मिस किया आपने? बेटा चिंता मत करो, आपकी मौसी बहुत जल्दी अनिरुद्ध अंकल से शादी करने वाली है, फिर हमें आपकी कस्टडी मिल जाएगी, फिर मेरी प्रिंसेस अपनी मौसी के साथ रहेगी। अब तक शांत बैठे हुए एकांश ने जब ये बात सुनी तो वो एकदम से आग बबूला हो गया। उसने जाकर फौरन श्रेया को उसकी गोद से उतारकर यष्टि के हाथों में दिया और मीरा से कहा, ये सब तुम्हारे सपने में ही हो सकता है, क्योंकि सच में तो मैं तुम्हें श्रेया को यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे तुमसे पहले शादी करनी पड़े, लेकिन तुम श्रेया को मुझसे दूर नहीं ले जा सकती। इतना कहते हुए एकांश ने श्रेया के सर पर प्यार से हाथ फेरा। श्रेया जो अब तक काफी खुश थी, मीरा की नेगेटिव एनर्जी से एकदम से सहम गई थी। मीरा ने एकांश का मजाक उड़ाते हुए कहा, इस एटीट्यूड के साथ कौन लड़की तुम्हारे साथ शादी करेगी? वैसे भी जो लड़की तुमसे शादी करेगी उसकी लाइफ तुम खराब ही कर दोगे। कोई पागल लड़की ही होगी जो तुमसे शादी करेगी तुम्हारे इस टेम्पर के साथ। बोलते हुए मीरा ने एक नज़र यष्टि पर डाली, कहीं तुम इस लड़की से तो शादी नहीं करने वाले? एकांश ने गुस्से में मीरा से कहा, तुम मेरी टेंशन मत लो, अपनी फिक्र करो, मैं अपने भाई और भाभी की आखिरी निशानी को तुम्हें मुझसे छीनने नहीं दूंगा। अब अनिरुद्ध बीच में आया और उसने मीरा को समझाते हुए कहा, चलो मीरा, वैसे भी अगले 3 दिन में तो हमारी शादी होने ही वाली है, फिर हम लोगों को श्रेया को अपने साथ ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहते के साथ उसने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। मीरा ने जाते हुए एक हाथ श्रेया के सर पर फेरा। श्रेया ने कसकर यष्टि के हाथों को पकड़ लिया। यष्टि को महसूस हो गया था कि श्रेया उसे पसंद नहीं करती बल्कि वो उससे डर रही थी। मीरा जा चुकी थी। अब एकांश ने श्रेया को यष्टि की गोद से लिया और अपने गले से लगा लिया और उसे शांत करते हुए कहा, बेटा फिक्र मत करो, तुम्हारे चाचा तुम्हें अपने आप से दूर नहीं होने देंगे, तुम मेरे साथ ही रहोगी। कहते हुए एकांश उसको समझा रहा था। आज एकांश ने टेंशन में डिनर नहीं किया, उसका मन पहले ही खराब हो चुका था, उसकी भूख मर चुकी थी। एकांश ने यष्टि से कहा, श्रेया को खाना खिला देना, और ऐसा बोलकर वो अपने रूम में चला गया। ये सब देखकर यष्टि का भी मूड काफी खराब हो गया। कुछ भी हो जाए लेकिन वो श्रेया के चेहरे पर उदासी नहीं देख पाती थी। उसने श्रेया को खाना खिलाना चाहा, लेकिन आज श्रेया खाना नहीं खा रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने आज उसे खाना खिलाया। यष्टि ने उसको जैसे तैसे खाना खिलाया और फिर उसको अपने कंधे से लगाकर वो उसे अपनी गोद में ही सुलाने की कोशिश कर रही थी। यष्टि इस समय एकांश और अपने रूम के बाहर ही टहल रही थी। श्रेया को अपने कंधे से लगाकर वो उसे अपनी स्वीट सी आवाज में लोरी सुना रही थी। इधर एकांश की भी नींद उड़ चुकी थी। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अगले 3 दिन में मीरा शादी करने वाली है, फिर फैमिली होने की वजह से उसको कोर्ट में प्रायोरिटी मिल ही जाने वाली है, क्योंकि श्रेया के लिए कोर्ट भी फैमिली को ही प्रायोरिटी देंगे। उसने श्रेया से बोल तो दिया था कि वो उसे अपने आप से दूर नहीं जाने देगा, लेकिन कैसे? एकांश बेचैन हो गया तो वो उठकर रूम से बाहर आया श्रेया को देखने के लिए। उसने जैसे ही रूम का डोर खोला तो उसने सामने यष्टि को देखा, जो श्रेया को अपने कंधे से लगाकर सुलाने की कोशिश कर रही थी। उसकी खुद की भी पलकें भारी हो रही थी, लेकिन वो श्रेया को लोरी सुना रही थी। एकांश की नज़र इस समय यष्टि पर ठहर गई। यष्टि कितना प्यार करने लगी थी श्रेया से, और अब श्रेया भी यष्टि के बिना उदास हो जाती थी। सुनीता जी जब एकांश के रूम में पानी का जग रखने आई तो उन्होंने एकांश को यष्टि को निहारते हुए देखा। उन्हें लगा शायद एकांश यष्टि को पसंद करने लगा है। यष्टि है भी ऐसी कि कोई भी उसे नापसंद कर ही नहीं सकता। श्रेया भी यष्टि को काफी ज्यादा पसंद करने लगी थी। सुनीता जी जैसे ही एकांश के रूम के डोर के पास आए, एकांश का ध्यान टूटा और वो रूम में आ गया। सुनीता जी ने पानी का जग नीचे टेबल पर रखा और एकांश से पूछा, बेटा एक बात कहूँ? एकांश ने सुनीता को जवाब में कहा, सुनीता जी आपको कुछ भी बोलने के लिए मेरी परमिशन की जरूरत कब से पड़ने लगी? कहिए क्या कहना चाहती है आप? असल में तो वही अकेली ऐसी इंसान थी जो एकांश से खुलकर बात कर पाती थी और एकांश उनकी बात मानता भी था। सुनीता जी ने एकांश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा अभी तुमने नीचे शादी के लिए कहा था ना, मुझे लगता है यष्टि से अच्छी लड़की तुम्हें नहीं मिल सकती। श्रेया अभी बहुत घुल मिल चुकी है उससे, वो अभी से उसे माँ का प्यार दे रही है। तुमसे शादी करके वो दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे। सुनीता जी ने एक सांस में सब बोल दिया। एकांश ने भी पॉजिटिव जवाब देते हुए कहा, हम
हो सकता है जो आप कह रही हो सही है, लेकिन हमें नहीं पता कि उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं है। मैं उस पर ये सब थोपना नहीं चाहता, मेरे लिए शादी करना सिर्फ एक मजबूरी है। अगर श्रेया की बात नहीं होती तो शायद मैं ये सब करने की सोचता भी नहीं। ये बात कहकर एकांश ने सुनीता जी को ये तो कन्फर्म कर दिया था कि वो यष्टि से शादी करने के लिए तैयार है। सुनीता जी ने एकांश से को अश्योरेंस देते हुए कहा, तो कहे तो मैं उसके दिल की बात जानने की कोशिश करूं। ठीक है बेटा, बोलते हुए वो एकांश के रूम से बाहर आ गई। यष्टि ने श्रेया को सुला दिया था। अब यष्टि अपने रूम में आ गई। वो कपड़े चेंज करने ही जा रही थी कि उसके डोर पर नॉक हुआ। यष्टि ने पूछा, कौन है? एकांश ने अपनी भारी आवाज में जवाब दिया, मैं हूँ। एकांश। यष्टि थोड़ी हैरान थी कि वो इस समय उसके रूम के डोर पर क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने एकांश से कहा, जी अंदर आ जाइए। एकांश उसके रूम में आया तो यष्टि ने बस अपने कपड़े अभी अलमारी से निकाले ही थे। एकांश ने सीरियस होते हुए कहा, यष्टि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यष्टि ने एकांश की आंखों में देखते हुए कहा, जी कहिए। एकांश ने सीधे सीधे यष्टि से पूछ लिया, यष्टि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यष्टि की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। उसने एकांश से कहा, क्या कहा आपने? शादी? मेरे चेहरे पर क्या बेवकूफ लिखा है जो आपसे शादी करके अपनी लाइफ खराब करूंगी? एकांश ने हैरान होते हुए यष्टि से पूछा, मैंने क्या खराब कर दिया तुम्हारी लाइफ में? यष्टि ने गुस्से में जवाब दिया, आपने मुझे यहाँ कैद कर रखा है, इससे ज्यादा बुरा क्या ही हो सकता है किसी के लिए। और देखिए आपके दिए हुए निशान, और क्या क्या प्रूफ्स चाहिए आपको? एकांश को भी अब गुस्सा आने लगा था और उसने गुस्से में यष्टि से कहा, तो तुमने कौन सी कमी छोड़ी है मुझे परेशान करने में? उसने इतना ही बोला था कि उसने मन में सोचा, शांत हो जाए एकांश, इस समय तुझे इसकी हेल्प की जरूरत है। बी पोलाइट सोचते हुए उसने एक गहरी सांस ली और यष्टि से कहा, आई एम सॉरी। उसके मुंह से सॉरी भी ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हो। यष्टि ने अपने दोनों हाथों को बांधते हुए बड़े ही एटीट्यूड में एकांश से कहा, आपका सॉरी भी ऐसा लग रहा है जैसे फेंक कर मार रहे हो, और आपकी शादी के प्रपोजल के तो कहने ही क्या, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे पूछ नहीं रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो। कहीं आपने उस लड़की की बातों को सीरियसली तो नहीं ले लिया? अब तो एकांश अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और उसने यष्टि से कहा, अगर श्रेया का सवाल नहीं होता तो मैं कभी तुमसे शादी करने की नहीं सोचता। मुझे सिर्फ तुम्हारी हेल्प चाहिए ताकि मीरा श्रेया को मुझसे छीन ना सके। श्रेया मेरे बिना नहीं रह सकती। ये बात तो यष्टि ने भी नोटिस की थी कि श्रेया मीरा को देखकर घबरा गई थी, तो वो उसके साथ तो रह ही नहीं सकती थी। यष्टि ने एकांश से कहा, मुझे कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए। एकांश ने यष्टि से कहा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है सोचने के लिए। मुझे मीरा से पहले ही शादी करनी होगी, वरना वो श्रेया को मुझसे दूर कर देगी। ये मैरिज सिर्फ पेपर्स पर होगी, असल में तुम आज़ाद रहोगी। मुझे सिर्फ श्रेया चाहिए, मैं तुम्हें इसके लिए पे भी करूंगा। एकांश ने बड़े घमंड से यष्टि से कहा। यष्टि को एकांश की बातें गुस्सा दिला रही थी। उसने गुस्से में एकांश से कहा, मैं पैसों के लिए काम नहीं कर रही, मुझे श्रेया से लगाव है। मैं तो उसी दिन घर छोड़कर चली जाती अगर आपने मुझे जबरदस्ती नहीं रोका होता। कम से कम अब आप मुझे 24 घंटे का तो टाइम दीजिए। एकांश ने बड़े ही शांत लहजे में जवाब दिया, हम ओके। और अब वो यष्टि के रूम से बाहर आ गया। चटेंट, मैं ये शादी करूंगी। एकांश के बाहर जाते ही यष्टि सोचने लगी कि जो कुछ भी अभी हुआ क्या वो सच था। यष्टि ने अपने कपड़े लिए और वॉशरूम में चेंज करने चली गई। इधर एकांश भी इन्हीं विचारों में था कि अगर यष्टि ने हाँ नहीं किया तो वो इतनी जल्दी शादी के लिए लड़की कहाँ से लाएगा, वो भी ऐसी लड़की जिसे श्रेया भी पसंद करती हो। इस समय यष्टि के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। एकांश को सिर्फ और सिर्फ श्रेया की फिक्र हो रही थी। यष्टि अपने कपड़े चेंज करके नीचे आई पानी पीने। सुनीता जी की नज़र यष्टि पर पड़ी तो उन्होंने उससे कुछ बात करने के लिए कहा। सुनीता जी यष्टि को लेकर बाहर गार्डन में आई। उन्होंने यष्टि के हाथ को थामते हुए कहा, बेटा बैठो थोड़ी देर मेरे साथ। इतना कहते हुए उन्होंने यष्टि को अपने पास बैठा लिया। उन्होंने बोलना शुरू किया, बेटा एकांश बाबा से शादी कर लो, सिर्फ श्रेया के लिए। वो एक अच्छे इंसान है। हाँ, गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है उसे, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। यष्टि ने हैरान होते हुए कहा। सुनीता जी से कहा, थोड़ा गुस्सा? मैं तो जब से आई हूँ उस इंसान का गुस्सा और एटीट्यूड ही देख रही हूँ। श्रेया के लिए अगर मैं मान भी गई तो मेरे साथ एकांश का नाम जुड़ जाएगा, जो मैं नहीं चाहती। मैंने अपने लिए ऐसा लाइफ पार्टनर इमेजिन नहीं किया था। एकांश तो बिल्कुल भी लविंग और केयरिंग नहीं है। सुनीता जी ने यष्टि से कहा, एकांश बाबा हमेशा से ऐसे नहीं थे। धोखा हर इंसान में कड़वाहट भर ही देता है। ऊपर से उन्होंने अपने भाई और भाभी को अभी अभी खोया है, जिनकी इकलौती निशानी श्रेया है। वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। यष्टि ने हैरान होते हुए कहा, क्या कहा?
धोखा। इससे पहले वो आगे कुछ पूछ पाती, एक सर्वेंट दौड़कर अंदर आया और सुनीता जी से एकांश के उनको बुलाने की बात कही। सुनीत जी की बात इस समय अधूरी रह गई। इधर उनकी बात ने यष्टि को सोच में डाल दिया था। यष्टि भी वहां से अंदर आ गई। वो अपने रूम में जाकर बेड पर लेटकर इन्हीं बातों के बारे में सोच रही थी। उसे नींद भी इन्हीं ख्यालों में आई, जिसकी वजह से उसने सपने में देखा कि मीरा कपूर श्रेया का हाथ पकड़कर उसे घसीटकर अपने साथ लेकर जा रही है। एकांश बेबस सा जमीन पर बैठा है। श्रेया बस बुरी तरह से रोए जा रही थी। यष्टि लगातार एकांश से श्रेया को रोकने के लिए बोल रही थी, लेकिन एकांश वहां से हिला तक नहीं। आखिरकार यष्टि ने एकांश का हाथ थाम लिया, जिसके बाद यष्टि ने आगे बढ़ते हुए रोती हुई श्रेया का हाथ थामकर उसे मीरा के साथ जाने से रोक लिया। ये हक जिसकी वजह से वो श्रेया को मीरा के साथ जाने से रोक पाई, वो एकांश से शादी के बाद ही उसे मिला था, जिसे वो सपने में ही नकार नहीं पाई। इस सपने को देखने के फौरन बाद ही यष्टि की आंख खुल गई। वो पसीने पसीने हो रही थी। यष्टि इसी हालत में उठकर एकांश के पास जाने लगी जब उसे याद आया कि उसे तो किसी का भी अपने रूम में आना पसंद नहीं है। फिर वो वहां से उठकर श्रेया को देखने उसके रूम में गई, तो उसकी नज़र श्रेया के सिरहाने बैठे एकांश पर पड़ी। यष्टि ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एकांश उसे वहां मिलेगा। यष्टि जाकर श्रेया के दूसरी तरफ बैठ गई। उसने एकांश की आंखों में देखते हुए कहा, एकांश, मैं ये शादी करूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। यष्टि ने एकांश से कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस आप अपने बिहेवियर में थोड़ी पोलाइटनेस लाइए। श्रेया को मैं अपने तरीके से संभालूंगी, आप मुझे नहीं टोकेंगे। मैं आपके साथ एक बेड पर नहीं सोऊंगी, आप अपनी लिमिट्स कभी क्रॉस नहीं करोगे। और जब मेरा भाई छुट्टियों पर आता है तब वो भी यही रहेगा मेरे साथ। बोलिए, अगर आपको ये सब मंजूर है तो मैं रेडी हूँ। यष्टि ने इतनी शर्तें रख दी जो उसे सही लगी। एकांश को श्रेया की इन सब में से किसी भी शर्त से कोई दिक्कत नहीं थी, सिवाय श्रेया को अपने तरीके से संभालने के, लेकिन एकांश इस समय इस कंडीशन में नहीं था कि वो उससे इस बात पर झक दे। एकांश ने यष्टि को जवाब दिया, ठीक है, मुझे मंजूर है। वैसे अभी भी तो तुम मेरे साथ एक ही बेड पर हो। वॉट इफ यू ब्रेक योर रूल्स? क्या तुम अपने आपको को सजा दोगी? एकांश ने यष्टि से पूछा। यष्टि ने एकांश को जवाब देते हुए कहा, इस समय बात अलग है, श्रेया इस समय हमारे बीच में है, लेकिन ये मत सोचना कि मैं आपको अकेले मेरे साथ सोने दूंगी। और रही बात रूल्स तोड़ने की, तो आपके केस में तो मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ भी करूंगी। मैं आपसे कोई प्यार की वजह से शादी नहीं कर रही हूँ, ये आप भी जानते हैं। एकांश ने भी पूरे एटीट्यूड में जवाब दिया, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ सोने का। इनफैक्ट मुझे तो अकेले रहना पसंद है, लेकिन अभी की कंडीशन देखते हुए मुझे तुम्हारी सभी शर्तें मंजूर है। एकांश ने यष्टि को अपने पॉइंट्स क्लियर कर दिए थे। यष्टि ने उससे आगे पूछा, जहां तक मुझे पता है श्रेया की मौसी अगले 3 दिन में शादी करने वाली हैं, तो आपने क्या सोचा है? एकांश ने यष्टि को अगला शौक देते हुए कहा, हम कल ही शादी करेंगे और जल्दी अपनी मैरिज को रजिस्टर करा लेंगे। यष्टि की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने हैरान होते हुए कहा, क्या कहा कल? इतनी जल्दी? मेरी तो कोई तैयारियां ही नहीं है। यष्टि ने एकांश से ये कहा तो एकांश ने जवाब दिया, तुम्हें किस तरह की तैयारियां करनी है? क्या तुम ये शादी अपने इंटरेस्ट से कर रही हो? यष्टि ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, नहीं, लेकिन मुझे अपने आपको को दुल्हन के जोड़े में देखना है। कम से कम मैं अपनी ये इच्छा तो पूरी कर सकती हूँ, फिर भले ही मेरी शादी आपसे हो रही हो। यष्टि ने बोलते हुए मुंह बना लिया। एकांश ने यष्टि की बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, कल सुबह में तुम सुनीता जी के साथ जाकर अपने लिए शॉपिंग कर सकती हो। आफ्टरनून में हमें मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाना है। कोर्ट मैरिज के लिए टाइम नहीं है, तो हमें घर पर शादी करके ही अपनी मैरिज रजिस्टर करानी होगी। एकांश ने अपनी बात पूरी की और वहां से उठकर वो अपने रूम में आ गया। एकांश का प्लान सिर्फ घर पर शादी करने का नहीं था, बल्कि मीडिया को बुलाकर इस न्यूज़ में पब्लिश करने का भी था, ताकि सबको उसकी शादी का पता चल जाए। यष्टि ने एक बार फिर सोचा, क्या सच में मेरी शादी होने वाली है? मैंने सिया को तो इस बारे में कुछ नहीं बताया, अगर उसे बाद में पता चला तो वो मुझे मार डालेगी। इतना हुए यष्टि वहां से उठी और श्रेया के माथे पर किस करके वो अपने रूम में आ गई। उसने सबसे पहले सिया को फोन किया। यष्टि ने दबी आवाज में सिया से कहा, हेलो सिया, मुझे तुझे कुछ बताना है। यष्टि ने इतना कहा ही था कि सिया, जो अभी आंखें मलते हुए नींद से जाग गई थी, बोली, हाँ बताना। वैसे ये बात कल नहीं हो सकती थी क्या? यष्टि ने सिया से जोर देते हुए कहा, नहीं यार, अभी करनी है, वरना कल तो तू मेरा खून ही कर देगी। सिया ने यष्टि से बड़े ही कैजुअल अंदाज में कहा, यार यष्टि, अब क्या कर दिया तूने? यष्टि ने भी एक ही सांस में बोल दिया, अभी कुछ नहीं किया, लेकिन कल करने जा रही हूँ। सिया ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, यार यष्टि, एक तो तूने रात को 11 बजे कॉल किया, ऊपर से अजीब अजीब बातें कर रही है। तेरा दिमाग तो ठीक है क्या? उस राक्षस ने फिर से तुझे परेशान किया?
बता, मैं अभी आकर उसकी खबर लेती हूँ, सिया ने हल्की नींद में बदबदाते हुए कहा। यष्टि ने एक सांस में सिया से बोल दिया, यार, मैं उस राक्षस से कल शादी कर रही हूँ। सिया की आंखें, जिनमें अभी हल्की नींद भरी थी, एकदम से खुल गई। उसने चौंकते हुए कहा, तू पागल तो नहीं हो गई, होश में है ना? या तेरा ब्रेन लॉस्ट हो गया? तुझे और कोई नहीं मिला शादी करने के लिए जो उस घमंडी इंसान से शादी करने जा रही है? कहीं तुझे एक दिन में उससे प्यार तो नहीं हो गया? कल तो तू बहुत गुस्से में थी कि जॉब भी छोड़ना चाहती थी, और अब सीधे शादी? यष्टि, तू मजाक कर रही है ना? यष्टि ने उसके सवालों पर लगाम लगाते हुए कहा, नहीं यार, मैं सीरियस हूँ और चाहती हूँ कि तू कल मेरी शादी में आए। सिया ने यष्टि को याद दिलाते हुए कहा, तुझे याद है ना कि उसने तेरे साथ कैसा बिहेव किया था? शादी के बाद तो उसे लाइसेंस मिल जाएगा तुझे टॉर्चर करने का, तू क्या उसकी गुलाम बनना चाहती है? यष्टि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, ये सब मैं सिर्फ श्रेया के लिए कर रही हूँ। सिया ने एकदम से लय में बोल दिया, मुझे पता है कि तू श्रेया में निक्की को ढूंढती है, लेकिन इसकी वजह से तू अपने आप को जिंदगी भर के लिए किसी से बांध तो नहीं सकती। सिया इतना ही कहा था कि यष्टि अब रोने लगी। सिया ने फौरन समझते हुए यष्टि से कहा, यार सॉरी, अगर तुझे हर्ट हुआ हो तो, लेकिन मैंने जो कुछ कहा सब सच है। तू अपने आप को समझा क्यों नहीं लेती कि निक्की अब वापस नहीं आ सकती और श्रेया तेरी जिम्मेदारी नहीं है? यष्टि ने बुझी हुई आवाज में सिया से कहा, सिया, मैं कल तेरी इंतजार करूंगी और मुझे अच्छा लगेगा अगर तू मेरी शादी में आएगी। इतना कहते हुए यष्टि ने फोन काट दिया। फोन रखने के बाद यष्टि निक्की के बारे में ही सोचने लगी। निक्की उसकी सबसे छोटी बहन थी, जिसको उसने आज से 10 साल पहले एक एक्सीडेंट में खो दिया था, जिसके बाद से उसके अपनी माँ से काफी मनमुटाव रहने लगे थे, क्योंकि वो उन्हें ही निक्की की मौत का जिम्मेदार मानती थी। जिस समय निक्की की मौत हुई थी वो सिर्फ 4 साल की थी। यष्टि किसी तरह रोते रोते सोई। उसकी वो कड़वी यादें एक बार फिर से ताज़ी हो गई थी। 11 शादी। सुबह जब यष्टि की आंखें खुली तो आज उसके चेहरे पर रोज वाली रौनक नहीं थी, वो थोड़ी उदास थी। यष्टि उठते के साथ सबसे पहले श्रेया के रूम में गई। श्रेया अभी भी सो रही थी। यष्टि श्रेया के पास जाकर बैठी और उसके सर पर हाथ फेरते हुए उससे कहा, बेटा, मेरे होते हुए तुम अपने चाचा से कभी अलग नहीं होगी। मैं तुम्हें किसी भी गलत हाथों में नहीं जाने दूंगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारे खड़ूस चाचा से शादी ही क्यों ना करनी पड़े। यष्टि की आंखें ये सब बोलते हुए नम थी। जो यष्टि हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी आज मुरझाई हुई लग रही थी। आज बहुत बड़ा दिन था उसकी जिंदगी में। यष्टि श्रेया के पास थोड़ी देर बैठी ही थी कि श्रेया की आंख खुल गई और उसने उठकर सबसे पहले यष्टि को हक किया। यष्टि ने उसे गुड मॉर्निंग कहा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। सुबह के 7 बजे चुके थे। श्रेया को उसने जल्दी से रेडी किया और नीचे लेकर आई। श्रेया को अभी कोई अंदाजा नहीं था कि यष्टि उसके लिए क्या करने वाली है। यष्टि ने श्रेया को उसका ब्रेकफास्ट कराया। एकांश, जो इस समय घर पर नहीं था, उसका सुनीता जी के पास उसका फोन आया। सुनीता जी, यष्टि को आप अपने साथ शॉपिंग के लिए ले जाइए, उसको दुल्हन का जोड़ा लेना है। उसकी इच्छा है कि वो दुल्हन बनकर ये शादी करे। ओके एकांश बाबा, मैं उसे ले जाऊंगी, बोलकर सुनीता जी ने फोन रखकर यष्टि को रेडी होने के लिए कहा ताकि वो लोग शॉपिंग पर जा सकें। अगले आधे घंटे में सुनीता जी यष्टि और श्रेया को लेकर एक काफी बड़े डिजाइनर स्टोर पहुंचे। इस समय भी उनके साथ 4 से 5 बॉडीगार्ड मौजूद थे। यष्टि को तो ये समझ से बाहर था कि आखिर इतनी सिक्योरिटी की क्या जरूरत है। उस डिजाइनर शोरूम में यष्टि के लिए बेहद खूबसूरत और अच्छे ऑप्शन थे। यष्टि ने अपने लिए एक मरून रंग का बेहद खूबसूरत लहंगा पसंद किया, लेकिन जब यष्टि ने उसका प्राइस पूछा तो उसके तो जैसे होश उड़ गए। वो लहंगा पूरे 6 लाख का था, जिसे खरीदने की यष्टि की कोई औकात नहीं थी। असल में तो ये उसकी इच्छा थी कि वो इस तरह से रेडी होकर ये शादी करना चाहती थी और वो ये सब अपने खर्चे पर करना चाहती थी। यष्टि ने उस लहंगे को वहीं छोड़ दिया और सुनीता जी से वहां से चलने के लिए कहा, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि वो एक डिजाइनर स्टोर है तो वहां के सभी कपड़े बेहद महंगे होंगे। यष्टि श्रेया का हाथ पकड़कर उसे स्टोर से बाहर लाए। उसकी नज़र उस स्टोर के सामने वाले एक और स्टोर पर पड़ी। ये कोई डिजाइनर स्टोर नहीं था, लेकिन वहां पर भी काफी खूबसूरत ऑप्शन मौजूद थे। यष्टि ने श्रेया को गोद में उठाया और उसे लेकर वो उस स्टोर में गई। इधर सुनीता जी ये सब देखकर काफी हैरान थी, क्योंकि एकांश ने सुनीता जी से उसकी शॉपिंग का खर्चा पे करने के लिए कहा था, लेकिन यष्टि वहां अपने खर्चे पर शॉपिंग करने आई थी। सुनीता जी सोच रही थी, अगर कोई और लड़की होती तो ये मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, लेकिन ये यष्टि किस तरह की लड़की है जिसे इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। सुनीता जी ने एकांश को कॉल लगाया, बेटा, हम लोग यहाँ आए हैं शॉपिंग के लिए, जैसा कि तुमने कहा था। यष्टि को एक लहंगा काफी पसंद भी आ रहा था, लेकिन उसके प्राइस सुनकर वो बिना उसे लिए ही स्टोर से बाहर चली गई है। अब शायद सामने के किसी स्टोर में अपने लिए लहंगा पसंद कर रही है। एकांश सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। उसने सुनीता जी से कहा, अच्छा,
तो आप एक काम कीजिए, आप वो लहंगा पैक करवा लीजिए, वो आज अपनी शादी पर वही लहंगा पहनेगी। एकांश ने अपनी बात पूरी करते हुए फोन रखा और सुनीता जी ने वो लहंगा यष्टि के लिए खरीद लिया और उसे घर के एड्रेस पर डिलीवरी करने के लिए बोलकर वो यष्टि के पास गई। यष्टि ने अपने मन को मनाते हुए कहा, एक काम करती हूँ कि मैं मेरी माँ की साड़ी पहन कर ही शादी करूंगी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और इतना कहते हुए उसने श्रेया को अपनी गोद में उठाया और कार में आकर सुनीता जी के साथ बैठ गई। वो घर वापस आए तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसके दिमाग में यही चल रहा था, मैं तो अपनी खुशियां भी अफोर्ड नहीं कर सकती। कितनी इच्छा थी मेरी ब्राइडल लुक में शादी करने की, लेकिन सिर्फ सपने देखने से ही सपने पूरे नहीं होते, सोचकर उसने श्रेया को गोद में उठाया। वो उसे उसके रूम में ले जाकर उसे सुलाने लगी। कुछ टाइम में वो समय आने वाला था जब यष्टि और एकांश से शादी होने वाली थी। बाहर गार्डन में उनके मंडप की तैयारियां चल रही थी। यष्टि की दिल की धड़कनें अब बढ़ने लगी थी। श्रेया को सुलाकर यष्टि उठकर विंडो तक गई। उसने वहां से एक नजर झांककर बाहर हो रही तैयारियां देखी। यष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हुए या दुखी। अभी तक तो उसके खुद के भाई तक को उसकी शादी के बारे में कुछ नहीं पता था। यष्टि ने श्रेया को सुला दिया था और अब वो अपने रूम में गई। उसने जाकर देखा तो बेड पर उसके लिए एक पैकेट रखा था। उसने उस पैकेट को खोला तो उसमें वही मरून कलर का लहंगा था जो उसने उस डिजाइनर स्टोर पर पसंद किया था। लेकिन वो यहाँ कैसे, सोचती हुई यष्टि दौड़ती हुई नीचे आई सुनीता जी के पास। यष्टि ने सुनीता जी से कहा, सुनीता जी आपको ये लहंगा खरीदने की क्या जरूरत थी, मैं अपनी माँ की साड़ी पहनकर भी शादी कर सकती थी। बेटा ये एकांश बाबा ने बोला था तुम्हारे लिए खरीदने के लिए, अब तुम यही पहनना। वैसे भी उन्होंने कुछ रिपोर्टर्स को भी बुला रखा है तो वो चाहते हैं कि उनकी दुल्हन सबसे खूबसूरत लगे, सुनीता जी ने यष्टि को समझाते हुए कहा। यष्टि ने जाकर वो लहंगा पहना और वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी ही थी कि तभी उसके रूम के दरवाजे पर नॉक हुआ। उसने अंदर आने के लिए कहा तो वो सिया थी। सिया को देखकर यष्टि का चेहरा एकदम से खिल गया। यष्टि फौरन सिया के पास गई और उसे कसकर हक कर लिया। सिया ने यष्टि से पूछा, कैसी है तू, लगता है तूने पक्का फैसला कर लिया है ये शादी करने का। हाँ, सिया ने यष्टि का मजाक उड़ाते हुए कहा, एक बार विद्युत के बारे में ही सोच लेती। यष्टि ने नाराजगी दिखाते हुए उससे पूछा, यार अब ये विद्युत कहाँ से बीच में आ गया, तू ये बहाने लाती कहाँ से है। सिया ने यष्टि की चुटकी लेते हुए कहा, वो तुझसे प्यार करता है, भूल गई क्या। यष्टि ने उसे जवाब दिया, क्या उसने तुझसे ऐसा कहा है। नहीं ना, और वैसे भी अगर वो मुझे पसंद भी करता है तो मैं उसे पसंद नहीं करती। बेटर होगा जब तू यहाँ आ चुकी है तो इस शादी में शामिल हो जा, वैसे भी यहाँ तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। इतना कहते हुए यष्टि एक बार फिर से ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर बैठ गई। यष्टि का लहंगा देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और महंगा लग रहा था, साथ में मैचिंग ज्वेलरी भी थी उसके साथ। सिया यष्टि को तैयार कर रही थी। यष्टि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके गोर रंग पर वो मरून कलर का लहंगा बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसने हाथों में जुड़ा पहना हुआ था और बालों को उसने फोल्ड करके जुड़ा बना रखा था, जिसमें से कुछ लंटे उसके कंधों और चेहरे पर बिखर रही थी। लिप्स पर उसने रेड कलर की ही लिपस्टिक लगाई थी जिससे उसके लिप्स उसके फेस पर हाईलाइट होने लगे थे। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसे देखकर एकांश की भी सांसें आज थम जाने वाली थी। काफी अच्छे से ब्राइडल मेकअप किया था सिया ने उसका। सिया ने भी अब जल्दी से चेंज किया और दोनों बस अब यष्टि को बुलाने का वेट करने लगे। यष्टि के हाथों और पांवों पर उसने शगुन के लिए माहवार ही लगा दिया था क्योंकि उसको मेहंदी की रस्म के लिए तो उनके पास कोई टाइम नहीं था। जैसे जैसे समय पास आ रहा था यष्टि की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। आखिरकार सुनीता जी ने यष्टि के रूम का डोर खोला और उससे कहा, चलो बेटा, एकांश बुला रहा है तुम्हें। इतना खाते ही सुनीता जी की नजरें यष्टि के ऊपर ठहर गई। उन्होंने उसके नजदीक जाते हुए उसको एक काला टीका लगाया और आहिस्ता से यष्टि से कहा, थैंक यू बेटा, श्रेया के लिए ये सब करने के लिए। और इतना खाते हुए वो यष्टि को लेकर बाहर आ गई। एकांश पहले ही वहां पर मौजूद था। उसने ऑफ वाइट कलर का एक डिजाइनर कुर्ता और पाजामा पहना हुआ था जिसके ऊपर से उसने एक वेस्ट कोट पहना हुआ था। ये कंप्लीट इंडियन वेयर था जो उसकी मस्कुलर बॉडी पर काफी ज्यादा जच रहा था। एथेनिक वेयर में उसका लुक और एनहांस हो रहा था। यष्टि को लेकर सुनीता जी गार्डन एरिया तक आई तो एकांश की नजर यष्टि से टकर गई। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। धीमे धीमे कदमों से मंडप की तरफ आते हुए यष्टि एकांश के दिल की धड़कनों को बढ़ा रही थी। यष्टि एकांश के पास आकर खड़ी हुई तो उसके अंदर से आने वाली वो भीनी भीनी खुशबू आसपास के माहौल को काफी खुशनुमा बना रही थी। सुनीता जी ने एकांश से कहा, बेटा जल्दी से वरमाला की रस्म करो और यष्टि को वरमाला पहनाओ। सुनीता जी की आवाज से एकांश का ध्यान टूटा। उसने वरमाला यष्टि के गले में डाली तो अब यष्टि की बारी थी एकांश को वरमाला पहनाने की। यष्टि ने भी थोड़ा उचककर एकांश के गले में वरमाला डाल दी।
इसके बाद दोनों ने फेरे लिए और अब एकांश ने यष्टि को मंगलसूत्र पहनाया और उसकी मांग में सिंदूर भरा। यष्टि और एकांश आज शादी के बंधन में बंध गए थे। श्रेया ही वो कड़ी थी जिसने यष्टि और एकांश को शादी के इस बंधन में बांध दिया था। अब एकांश ने यष्टि का हाथ पकड़ा और गेट पर वेट कर रहे रिपोर्टर्स को अंदर लाने के लिए कहा। उसके लिए इस शादी को मीडिया में पब्लिश करना बहुत जरूरी था, जिसकी वजह से उसे ये सब करना पड़ा, वरना वो अपनी लाइफ को मीडिया में ज्यादा एक्सपोज नहीं करता था। यष्टि को अपने साथ वो गार्डन में लगे हुए सोफे तक लेकर आया और यष्टि के साथ सोफे पर बैठकर दोनों के कुछ कपल पिक्स खिंचवाने के लिए कहा। फोटोग्राफर ने एकांश से कहा, सर मैडम के थोड़ा क्लोज आइए ना, उनकी शोल्डर पर या कमर पर हाथ रखिए, आप लोग की नई नई शादी हुई है वो दिखाई तो देना चाहिए फोटोज में। एकांश ने गुस्से में कहा, लिसन, तुम्हें जितना कहा है उतना करो। फोटोग्राफर घबरा गया एकांश के गुस्से से। उसे समझ आया कि ये सब बातें यहाँ काम नहीं करेगी, लेकिन तभी सुनीता जी ने एकांश से कहा, बेटा ये फोटोग्राफर सही कह रहा है, तुम लोग थोड़ा करीब आकर फोटो खिंचवाओ, लग ही नहीं रहा कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। एकांश को सुनीता जी की कही हुई बात समझ आई, तो अब एकांश ने यष्टि के करीब बैठकर उसकी कमर में अपना हाथ डाला। एकांश के ऐसा करने से यष्टि के पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। एकांश ने भी ये सब नोटिस कर लिया था। CH12 चूड़ियों का शोर। फोटोग्राफ क्लिक होने के बाद अब एकांश ने यष्टि से दूरी बनाई। यष्टि अभी भी वैसे ही बैठी हुई थी जब एकांश ने उसके सामने खड़े होकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। अब जाकर यष्टि का ध्यान टूटा। यष्टि ने एकांश के चेहरे की तरफ देखा तो वो एकदम एक्सप्रेशनलेस था। यष्टि एकांश के हाथ का सहारा लेने की जगह खुद खड़े होने की कोशिश में एकदम से लड़खड़ा गई, लेकिन यष्टि को एकांश की मजबूत बाहों का सहारा मिला जिसने उसे पल भर में संभाल लिया। यष्टि के दोनों हाथ एकांश के कंधों पर थे और एकांश के हाथ यष्टि को कमर से थामे हुए थे। एकांश ने धीमी आवाज में यष्टि से कहा, अपने से ज्यादा वेट का तुमने लहंगा पहना है तो गिरना तो कोई बड़ी बात नहीं है, थैंक्स टू मी जो मैंने तुम्हें संभाल लिया। यष्टि ने देखा कि रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर उनके इस पोज पे फोटोज खींच रहा था, जैसे वो पोज उन दोनों ने जानबूझकर बनाया हो। अगले दिन के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर यही फोटोग्राफ आने वाली थी दोनों की। एकांश ने यष्टि को वापस खड़ा किया। अब यष्टि ने अपने लहंगे को संभाला। यष्टि मन में यही सोच रही थी, बात तो सही बोल रहे हैं ये खड़ूस। फोटोग्राफर एकदम से बोल पड़ा, सर ये जो पोज आपने दिया है बेस्ट है, देखिए कितनी अच्छी फोटोज आई हैं आप लोगों की। ये बोलते हुए उसने एकांश को दोनों की साथ वाली पिक्स दिखाए। काफी रोमांटिक पिक्स आई थी दोनों की। एकांश ने यष्टि को काफी क्लोजली पकड़ा हुआ था अपनी बाहों में। एकांश ने खुश होते हुए कहा, वेरी गुड, यू डिजर्व कॉम्प्लीमेंट। एकांश इसलिए इतना खुश था इन पिक्स से क्योंकि वो बिना किसी एफर्ट्स के इतने क्लोज लग रहे थे उन पिक्स में, और कल यही पिक्स न्यूज में पब्लिश होने वाली थी जिससे एकांश के केस को ही फायदा मिलने वाला था। एकांश ने अनुज को बुलाया और उसे फोटोग्राफर को पेमेंट के साथ एक्स्ट्रा बोनस देने के लिए कहा। अब एकांश ने रिपोर्टर्स के सामने जाकर यष्टि को इंट्रोड्यूस कराया। अटेंशन एवरीवन, मीट माई वाइफ Mrs. Yashti Ekansh Walia. As you can see, we just got married and want to share our happiness. So everyone, please enjoy your food before leaving. बोलकर एकांश यष्टि के साथ वहां से घर की तरफ आ गया। सुनीता जी ने एकांश को वही डोर पर रोकते हुए कहा, रुको बेटा, पहले यष्टि और तुम्हारा गृह प्रवेश होगा तभी तुम उसे लेकर अंदर आ सकते हो। इतना कहते हुए सुनीता जी ने एक आरती की थाली मंगवाई और यष्टि और एकांश की आरती उतारी। इसके बाद उन्होंने यष्टि से कलश वाली रस्म करवाए और फिर उसे अंदर आने के लिए कहा। एकांश तो जैसे किसी तरह ये सब रस्में पूरी होने का इंतजार ही कर रहा था। जैसे ही सभी गृह प्रवेश की रस्में पूरी हुई वो घर में आकर सीधे अपने रूम में चला गया। श्रेया इस समय सुनीता जी की गोद में थी। उसने यष्टि को देखते ही अपनी दोनों बाहें फैला दी। यष्टि ने आगे बढ़कर उसे गोद में लिया और उसके गालों को किस करते हुए कहा, बेटा आज से मैं तुम्हारी चाची हूँ और अब मैं अपनी श्रेया को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। तुम्हारे चाचा जी से मैंने शादी कर ली है। यष्टि की ये बात सुनकर कि वो अब उसे छोड़कर नहीं जाएगी, श्रेया का चेहरा खिल गया। सुनीता जी ने पहले से ही यष्टि का सामान एकांश के रूम में शिफ्ट करवा दिया था। सिया भी यष्टि और श्रेया के बॉन्ड को देखकर समझ पा रही थी कि यष्टि ने ये फैसला क्यों लिया। यष्टि से गले मिलकर सिया ने रोते हुए उससे कहा, मेरी बेस्ट फ्रेंड अब मैरिड है, इसका मतलब है मुझसे भी ज्यादा अब किसी और का हक है तेरे ऊपर। यष्टि ने उसके गालों पर बह रहे आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तू तो मरी बहन है, मेरे ऊपर तुझसे ज्यादा हक नहीं है एकांश का। चल अब चुप हो जा और मुझे हैप्पी मैरिड लाइफ विश कर, तुझे तो पता ही है कि मुझे इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। इतना कहते हुए यष्टि सिया से एक बार फिर से गले मिली। उसने यष्टि को कसकर हक करते हुए कहा, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। और हाँ, अगर वो राक्षस ऊप्स जीजू तुझे परेशान करे तो मुझे बताना, मैं फौरन आ जाऊंगी तेरे पास। यष्टि ने हंसते हुए जवाब दिया, तुझे लगता है इसकी जरूरत पड़ेगी, इसके लिए तो मैं अकेली ही काफी हूँ, तू फिक्र मत कर।
यष्टि और सिया गले मिले और अब सिया जा चुकी थी। अब घर में सिवाय घर के मेंबर्स के कोई भी नहीं बचा था। एकांश अपने रूम में आराम कर रहा था। इधर यष्टि भी इस भारी लहंगे को संभाले संभाले थक गई थी, तो उसने सुनीता जी से श्रेया का ख्याल रखने के लिए कहा और अपने रूम में जाकर चेंज करने की सोची। यष्टि अपने रूम में गई तो वहां उसे अपने कोई कपड़े नहीं मिले। वो फौरन दौड़ते हुए नीचे आए और उसने जाकर सुनीता जी से पूछा, सुनीता जी, मेरे रूम में तो मेरा कोई भी सामान नहीं है। सुनीता जी ने जवाब दिया, बेटा इतना परेशान मत हो, तुम्हारा सामान एकांश के रूम में शिफ्ट करवा दिया है। आज से तुम उसी के रूम में रहोगी ना। यष्टि ने सुनते के साथ ही मुंह बना लिया। वो मन में यही सोच रही थी, ओह गॉड, अब से तो हमें एक ही रूम में रहना होगा। यहाँ हम एक दूसरे को आमने सामने बर्दाश्त नहीं कर पाते तो एक रूम में कैसे रहेंगे। सोचते सोचते यष्टि के कदम एकांश के रूम की तरफ बढ़ रहे थे। वो इस उम्मीद में थी कि कहीं उसे कुछ अवकवर्ड ना देखने को मिल जाए। उसे एकांश की आदतों का पता नहीं था। इससे पहले वो किसी भी रिलेशन में नहीं थी और अब सीधे उसकी शादी एकांश से हो चुकी थी। यष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे आज की रात काटेगी, वो भी एक ही रूम में। पता नहीं एकांश का बिहेवियर कैसा होगा उसके प्रति। यष्टि ने रूम पर नॉक किया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। शायद एकांश थक कर सो चुका था। यष्टि ने अब हल्के से रूम का दरवाजा खोला तो एकांश सच में बेड पर बड़े इत्मीनान से सो रहा था। यष्टि दबे पांव अंदर गई ताकि एकांश की आंख ना खुल जाए। अब उसने अपने कपड़े निकलने के लिए वार्डरोब खोली तो उस बड़ी सी अलमारी में एक तरफ एकांश के कपड़े बड़े ही सलीके से लगे हुए थे। हर तरह के कपड़ों के लिए एक अलग कंपार्टमेंट बना हुआ था। इधर यष्टि के कपड़े अभी एकदम मैसी तरीके से एक ही कंपार्टमेंट में रखे हुए थे, क्योंकि उसका रूम काफी जल्दीबाजी में शिफ्ट हुआ था। यष्टि ने अपने लिए कपड़े निकाले और वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी। एकांश अभी भी सो ही रहा था। यष्टि ने अपने कपड़े वॉशरूम में रखे और बाहर आकर वो रूम में लगी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई। उसने एक एक करके अपने गहने उतरने स्टार्ट किए। इस बीच उसकी चूड़ियां बहुत ज्यादा शोर कर रही थी। जैसे एकांश की आंख खुल चुकी थी, उसे इस तरह ही शोर को अपने रूम में सुनने की आदत नहीं थी। वो अभी भी बेड पर लेटा हुआ यष्टि की तरफ ही देख रहा था, जो एक एक करके अपने गहनों को निकाल कर अपने शरीर का बोझ कम कर रही थी। यष्टि के हाथ काफी देर से उसके जुड़े को खोलने के लिए जूझ रहे थे, लेकिन वो उसे खोल नहीं पा रही थी। इस स्ट्रगल की वजह से उसकी चूड़ियों का शोर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। एकांश उसे ऐसा करते हुए काफी देर से देख रहा था, लेकिन जब वो उसकी चूड़ियों की आवाज से बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया तो वो उठकर यष्टि के पास गया और उसकी पीठ की तरफ झुका। यष्टि तो ऐसी चीखी जैसे उसने अपने पीछे कोई भूत देख लिया हो। वो एकांश के उसकी हेल्प करने से पहले ही एकदम से खड़ी हो गई। एकांश ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए उसे पलटा तो यष्टि को लगा एकांश कहीं उसका फायदा तो नहीं उठाना चाह रहा। यष्टि ने एकांश को अपने से दूर झटक दिया। अब तक गुस्से से एकांश की आईब्रो टेढ़ी हो चुकी थी। उसने एकदम से यष्टि के नजदीक आकर यष्टि के दोनों हाथों को पकड़कर पीछे उसकी पीठ की तरफ मोड़कर अपने एक हाथ से होल्ड कर लिया और दूसरे हाथ से उसने उसका जुड़ा एक झटके में खोल दिया। यष्टि के काले लंबे बाल उसकी पीठ पर बिखर गए। अब एकांश ने फौरन ही यष्टि को छोड़ दिया। एकांश ने गुस्से में यष्टि से कहा, अब अगर तुम्हारा शौक पूरा हो गया हो तो क्या तुम कुछ कम चूड़ियां पहन सकती हो। मुझे मेरे रूम में शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना कहते हुए एकांश वापस बेड पर जाकर लेट गया। यष्टि खुले मुंह से उसकी खदसियत देखकर हैरान थी। उसने एकांश के पीछे से चिल्लाते हुए कहा, ये अब से मेरा भी रूम है, मुझे जैसे पसंद होगा मैं वैसे ही रहूंगी। अपनी बात कहते हुए यष्टि ने वॉशरूम में जाकर जोर की आवाज में डोर बंद कर दिया। एकांश इस बात से और भी ज्यादा चिढ़ गया था, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था, उसे इस सब की आदत जो डालनी थी। यष्टि थोड़ी देर में नहाकर रूम में आए और वहां से सीधे नीचे चली गई। नहाकर आज जब वो बाहर आई तो उसका रूप एकदम अलग था। उसकी मांग में सिंदूर था, हाथों में चूड़ियां थी, गले में मंगलसूत्र था और चेहरा एकदम खिला हुआ था। यष्टि ने श्रेया को डाइनिंग टेबल पर बिठाया और खुद वो श्रेया के लिए उसकी पसंद का खाना बनाने लगी। सबसे ज्यादा परवाह उसे श्रेया की ही थी इस सब में। थोड़ी देर में एकांश भी बाहर आ चुका था। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि पता नहीं कितने जमाने भर का बोझ उसके कंधों पर डाल दिया गया हो। उसकी नजरें किचन में कुक के साथ खाना बनवाती यष्टि पर पड़ी। उसे इस तरह से अपने घर में किसी को इतने हक से काम करते देखने की आदत नहीं थी। यष्टि की बड़ी बड़ी आंखों ने जब एकांश को अपने आप को घूरते हुए देखा तो उसने आंखें और बड़ी करके एकांश को घूरा। एकांश की फौरन नजरें उस पर से हटकर श्रेया पर टिक गई। 13 पहली रात। यष्टि ने डिनर सर्व किया और अब वो श्रेया को डिनर करवा रही थी। श्रेया आज काफी खुश थी, जो उसके चेहरे को देखकर पता चल रहा था। यष्टि को एक बार भी उसे खाना खाने के लिए मानना नहीं पड़ा। श्रेया ने अपना खाना खत्म किया और अब यष्टि भी खाना खा रही थी। यष्टि से शादी करने के बाद से एकांश काफी सुकून में था। तभी घर की लैंडलाइन पर एक फोन आया। सुनीता जी ने फोन उठाया तो वो फोन मीरा का था। मीरा को एकांश की शादी की न्यूज़ मिल चुकी थी, क्योंकि न्यूज़ चैनल पर यही न्यूज़ चल रही थी जो कि एकांश ने जानबूझकर करवाया था। मीरा ने सुनीता जी से कहा, मुझे एकांश से बात करनी है। सुनीता जी ने कहा, एकांश बाबा बिजी है, वो बात नहीं कर सकते। बोलते हुए वो फोन रखने ही वाली थी।
लेकिन एकांश ने सुनीता जी से कहा, मेरी बात कराए। उसने अपनी बात पूरी करते के साथ सुनीता जी के हाथ से फोन ले लिया। एकांश ने हंसते हुए मीरा से कहा, लगता है तुम्हें न्यूज़ मिल गई है, तभी तुमने बौखला कर फोन किया है। मीरा ने गुस्से में उससे कहा, तुम सोच रहे हो कि ये शादी करके तुम श्रेया को जीत गए हो। मैं अभी भी हिम्मत नहीं हारने वाली हूँ। श्रेया की कस्टडी तो मैं जीत कर ही रहूंगी। एकांश ने मीरा से दांत पीसते हुए कहा, मीरा कपूर, यही तो फर्क है तुम में और मुझ में। मैं श्रेया को कोई ट्रॉफी नहीं समझता। मेरे लिए उसकी खुशी जरूरी है, उसे जीतना नहीं। वैसे तुम अब भी एफर्ट्स कर सकते हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। बोलते हुए एकांश ने फोन रख दिया। एकांश पलटा तो यष्टि की नज़र एकांश पर ही थी। वो उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसे बहुत प्राउड फील हो रहा था एकांश की सोच पर। एक तरफ उसकी मौसी थी जो उसे सिर्फ जीतने के लिए एकांश से लड़ रही थी, पर दूसरी तरफ एकांश था जिसने श्रेया की खुशी के लिए ये शादी की थी। एकांश बिना किसी की तरफ ध्यान दिए वहां से सीधे अपने रूम में चला गया। अब यष्टि ने भी श्रेया को अपनी गोद में उठाया और वहां से श्रेया के रूम में आ गई। श्रेया को उसके रूम में सुलाते वक्त यष्टि के दिमाग में एकांश के रूम में उसके बेड पर गलती से जाकर सो जाने वाला सीन आ रहा था। वो थोड़ा घबरा रही थी कि वो एकांश के साथ रूम कैसे शेयर करेगी। श्रेया को सुलाकर वो घबराते घबराते एकांश के रूम में पहुंची। उसने एकांश के रूम का डोर खोला तो वो अब तक सो चुका था। उसने तो पूरा बेड घेर रखा था, जिसका मतलब था कि वो बेड पर तो नहीं सो पाएगी। यष्टि ने एक बेचारी सी नज़र सोफे पर डाली और मन ही मन सोचा, तो क्या मुझे सोफे पर सोना पड़ेगा। सोचते हुए यष्टि ने अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रखे और गहरी सांस ली। अब वो उस सोफे को देख रही थी कि उस पर किस डायरेक्शन में सोया जाए। मन ही मन में वो एकांश को कोसे जा रही थी। कितना रूड है ये इंसान, खुद फैलकर पूरा बेड घेर लिया। अब मैं कैसे इस सोफे पर सोऊंगी। यष्टि ने फाइनली अपने मन को मनाया और वो उस सोफे पर एडजस्ट होने की कोशिश करने लगी। यष्टि की चूड़ियां एक बार फिर से एकांश को डिस्टर्ब कर रही थी। रात में यष्टि करवटें बदल रही थी सोफे पर कंफर्टेबल पोजीशन पाने के लिए, और इस बीच उसकी चूड़ियां बेतहाशा शोर कर रही थी। एकांश के लिए जब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया, वो उठा और उसने जाकर रूम की लाइट ऑन कर दी। यष्टि सोफे पर सिकुड़ कर सो रही थी। उसने अपने दोनों हाथों को सर के नीचे लगाया हुआ था। एकांश वही खड़ा ही कर उसे ही घूर रहा था। उसे इस तरह के डिस्टर्बेंस की अपने रूम में आदत नहीं थी, लेकिन यष्टि की चूड़ियों की खनक ने उसकी नींद उड़ा दी थी। यष्टि ने उसके सामने एक बार फिर से करवट ली और एक बार फिर से उसकी चूड़ियों ने आवाज़ की। अब एकांश का पेशेंस ने जवाब दे दिया था। उसने जाकर यष्टि के दोनों हाथों को पकड़कर उसे उठाकर बैठा दिया। यष्टि नींद में थी। दिन भर की थकान की वजह से एकांश ने तो दिन में रेस्ट कर लिया था, लेकिन यष्टि की थकान अभी नहीं उतरी थी। जब एकांश ने यष्टि को उठाया था तो यष्टि के हवा में झूलते हुए सर को एकांश के सीने का सहारा मिला और उसने अपने सर को एकांश के सीने से टिका दिया। एकांश तो जैसे फंस गया था यष्टि को ऐसे उठाकर। वो मन ही मन अपने आप को कोस रहा था, यार मैंने इसे उठाया ही क्यों, ये लड़की तो बेहोश होकर सोती है पूरा। एकांश मन ही मन में बड़बड़ रहा था। यष्टि के दोनों हाथों ने एकांश की चेस्ट पर अपनी पकड़ बना ली थी। एकांश को यष्टि के इस तरह से छूने से बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही थी। अब एकांश ने सोचा कि अगर वो ज्यादा देर ऐसे रहेगा और यष्टि की आंख खुल गई तो वो जरूर उसे गलत ही समझेगी। उसने फौरन यष्टि के हाथ को पकड़ा और धीमे से उसके हाथों की चूड़ियों को निकाला। उसने सिर्फ एक चूड़ी उसके दोनों हाथों में छोड़ दी, बाकी की उसने निकाल कर साइड में पड़ी हुई टेबल पर रख दी। अब उसने यष्टि को आहिस्ता से नीचे लेटाया। यष्टि ने लेटते के साथ ही एकांश की टी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया। यष्टि की पकड़ काफी मजबूत थी। एकांश ने उसकी मुट्ठी की एक एक उंगली खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो उसकी एक उंगली खोलता यष्टि अपनी दूसरी उंगली फौरन बंद कर लेती। ऐसा लग रहा था जैसे ये खेल पूरी रात चलने वाला हो। यष्टि ने जब एकांश को अपने ऊपर झुका हुआ देखा तो उसकी चीख बस निकलने ही वाली थी जब एकांश के उसके मुंह को अपने हाथों से कवर कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी इतनी रात को उनके रूम से चीखों की आवाजें सुने। यष्टि आंखें बड़ी बड़ी करके एकांश को घूर रही थी। एकांश ने उससे कहा, लिसन, मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटाता हूँ, तुम चिल्लाना नहीं। मैं नहीं चाहता कि कोई हमें गलत समझे। यष्टि ने सर हिलाकर हाँ कहा तो एकांश ने अपने हाथ को यष्टि के मुंह से हटाया। अब यष्टि ने गहरी सांस ली और एकांश से कहा, ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं आपका कुछ गलत इरादा तो नहीं है। एकांश ने यष्टि के हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने मेरी टी शर्ट को ऐसे पकड़ रखा है जैसे इसे फाड़ ही दोगी तुम। मैं कब से इसे तुमसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम तो मुझे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो। अब यष्टि ने उसकी टी शर्ट को एक झटके में छोड़ दिया। ये सब ठीक है, लेकिन आप यहाँ तक कैसे आए? आप तो बेड पर फैलकर सोए हुए थे किसी महाराजा की तरह। एकांश ने उसकी कलाइयों को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी चूड़ियां मुझे सोने नहीं दे रही थी, बस वही उतार रहा था जब तुमने मुझे कसकर पकड़ लिया। यष्टि ने एकांश को घूरते हुए कहा, आपको नहीं पता कि नई दुल्हन के हाथों से चूड़ियां नहीं उतारते। एकांश ने यष्टि को टीस करते हुए कहा, हम
नई दुल्हन की चूड़ियां तो प्यार से चटकाई जाती हैं, लेकिन सॉरी मेरे केस में ये पॉसिबल नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। यष्टि ने सोफे पर पड़ा हुआ कुशन उठाकर एकांश के ऊपर फेंकते हुए कहा, आपको शर्म नहीं आती क्या? मुझे एम्बेरेस करने का एक मौका नहीं छोड़ते आप। मुझे ऐसा कोई शौक भी नहीं है, प्लीज आप मुझसे दूर रहो, और मैं भी आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एकांश को जो चाहिए था वो उसने कर दिया था। अब उसे यष्टि की चूड़ियों की कोई आवाज नहीं आ रही थी। अपने रूम में एकांश बड़ी ही शांति के साथ जाकर अपने बेड पर लेट गया। लाइट्स ऑफ थी तो यष्टि भी अब सोने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे वॉशरूम जाने की इच्छा हुई। यष्टि को उस रूम का कोई खास आइडिया नहीं था, तो यष्टि सोफे से उठकर वाल्स को टोते हुए वॉशरूम को ढूंढ रही थी। जब वो रूम में रखे किसी हैवी फ्लावर वास से टकरा गई। वो फ्लावर वास जमीन पर गिरकर टूट गया। एकांश जो सोने की कोशिश कर रहा था एकदम से चौंक कर उठा गया। उसने फौरन साइड टेबल पर रखा हुआ टेबल लैंप जलाया, जिसकी रोशनी में उसने देखा यष्टि वही वॉशरूम के पास में खड़ी थी और उसका इम्पोर्टेड फ्लावर वास जो वो इटली से लाया था वही जमीन पर टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा था। अब एकांश का पेशेंस जवाब दे रहा था। वो गुस्से में उठा और यष्टि की तरफ बढ़ा। यष्टि घबरा कर पीछे हटने लगी तो एकांश ने उसको आगे बढ़कर गोद में उठा लिया। एकांश ने ऐसा यष्टि को वहां पड़े फ्लावर वास के टूटे हुए टुकड़ों से जख्मी होने से बचाने के लिए किया था। यष्टि ने गुस्से में एकांश से कहा, ये आप जब देखो घड़ी घड़ी मेरे करीब आने की कोशिश करते हो, मुझे नीचे उतारो। अभी तो बड़ा बोल रहे थे नॉट इंटरेस्टेड इन यू, अब ये सब क्या है? यष्टि हाथ पांव फेंक रही थी तो एकांश ने उसे नीचे उतार दिया। एकांश ने भी पूरे गुस्से में यष्टि से कहा, तुमने क्या कसम खाई है मुझे सोने ना देने की? जब भी सोने की कोशिश करता हूँ तुम कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हो, मेरी नींद खराब हो जाती है। मुझे सुबह उठकर जिम भी जाना है, और मैंने तुम्हें कोई शौक की वजह से अपनी गोद में नहीं उठाया था। तुम हट हो जाती अगर एक और कदम पीछे लेती तो। अब मेरी माँ चुपचाप से सो जाओ। यष्टि ने जब पीछे देखा तो सच में एकांश ने जो कहा था वो सच था। उसका एक और कदम उसको चोट पहुंचा सकता था। यष्टि ने शर्मिंदा होते हुए कहा, सॉरी, मैं वो वॉशरूम जा रही थी, लेकिन गलती से इससे टकरा गई। एकांश ने अपने दोनों हाथ बांधते हुए यष्टि से गुस्से में कहा, तो तुम लाइट्स भी तो ऑन कर सकती थी। यष्टि ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, तब भी तो आपकी नींद खराब होती ना। एकांश ने इरिटेट होते हुए जवाब दिया, तो अब कौन सा आबाद है मेरी नींद? वैसे तुम मोबाइल की फ्लैश लाइट भी जला सकती थी। यष्टि ने हल्की सी चपत अपने सर पर लगाते हुए कहा, ओह नो, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? सॉरी, अगली बार से ध्यान रखूंगी। एकांश ने उसकी मजाक उड़ाते हुए उससे कहा, उसके लिए दिमाग होना जरूरी है। अब तुम प्लीज चुप करके सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अगर अब तुमने आवाज की तो मैं तुम्हारे हाथ पांव और मुंह सब बांध दूंगा। अपनी बात को पूरा करते हुए एकांश एक बार फिर से अपने बेड पर सोने की कोशिश करने लगा। यष्टि ने सोच लिया था कि वो अब एक भी आवाज किए बिना चुपचाप सो जाएगी। जब 14 रात भर नहीं सोई। यष्टि एक बार फिर से सोने की कोशिश करने लगी। इधर एकांश फिर से अपने बेड पर जाकर लेट गया। यष्टि तो जैसे एकदम शांत होकर लेटी थी कि कहीं एकांश की नींद डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि अब तक तो वो किसी भूखे भेड़िए की तरह बन चुका था। एक मौका और यष्टि का काम तमाम। यष्टि रात भर सोफे पर कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही थी। उसकी गर्दन और कमर दर्द होने लगे थे। उसे कुछ पता ही नहीं चला कि वो कब रात को सोते सोते सोफे से नीचे कार्पेट पर गिर गई। सुबह एकांश की जब आंख खुली तो उसने देखा यष्टि सोफे की जगह जमीन पर बिछे कार्पेट पर एकदम बच्चों की तरह सिमट कर सो रही थी। एकांश को अब एहसास हो रहा था कि इस लड़की में कितना बचपना है। उसने यष्टि का सोफे पर पड़ा हुआ ब्लैंकेट उठाकर उसको ओढ़ाया और फिर फटाफट वॉशरूम में चेंज करके अपने जिम के लिए चला गया। आखिरकार यष्टि की आंख खुली तो उसने अपने आप को फ्लोर पर गिरा हुआ पाया। वो जैसे तैसे अपने शरीर को संभालते हुए उठी। उसका चेहरा बिल्कुल भी रिफ्रेशिंग नहीं लग रहा था। उसका पूरा शरीर ढंग से न सो पाने की वजह से टूट रहा था। इसके पीछे की वजह सिर्फ एकांश और यष्टि ही जानते थे। यष्टि उठकर जल्दी से वॉशरूम में नहाने के लिए गई। जल्दी नहाकर रेडी होकर वो श्रेया के रूम में आ गई थी। श्रेया अभी भी सोई हुई थी। यष्टि ने बड़े ही प्यार से श्रेया को उठाया और उसे ब्रश कराकर अपने साथ नीचे लेकर आ गई। इधर एकांश भी जिम से सीधे अपने रूम में गया फ्रेश होने। उसको जल्दी ही ऑफिस निकलना था, क्योंकि कल वो अपनी कुछ मीटिंग आज के लिए पोस्टपोन कर चुका था, जिन्हें अटेंड करना बेहद जरूरी था। एकांश ने जैसे ही अपना रूम का डोर खोला तो सामने का नजारा देखकर वो गुस्से में चिल्लाया, यष्टि कम फास्ट। यष्टि के कानों में जब एकांश की आवाज पड़ी तो उसने मन में एकदम से यही आया, अब मैंने क्या गड़बड़ कर दी है। वो फौरन दौड़ते हुए एकांश के रूम की तरफ आ गई। जैसे ही यष्टि रूम में पहुंची उसने एकांश के चेहरे को गुस्से में लाल देखा। उसने फौरन एकांश से पूछा, अब आप किस बात पर गुस्सा हो रहे हो मुझ पर? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? एकांश ने अपने बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हें ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा कि अपनी वेट टॉवल बेड पर नहीं छोड़ते? यष्टि ने चिढ़ते हुए एकांश को जवाब दिया,
एक काम कीजिए, आप मुझे आपके साथ रहने की एक रूल बुक दे दीजिए, मैं बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग चलूंगी ताकि आपको कोई बात बुरी ना लगे। एक तो मैं पहले से ही इतनी थकी हुई हूँ और ऊपर से आप मुझे डांटने का एक मौका नहीं छोड़ते। आज रात को बेड पर मैं सोऊंगी। एकांश ने यष्टि को फौरन जवाब दिया, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम मेरे साथ मेरे बिस्तर सोना चाहती हो, बाद में मत कहना कि मैंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। ऐसा कहते हुए उसने अपनी आर्म्स को क्रॉस किया जैसे वो उसे चिढ़ा रहा हो। यष्टि ने गुस्से में जवाब दिया, मेरा बेड पर सोने से मतलब ये नहीं था कि मैं आपके साथ सोऊंगी। आज रात आप सोफे पर सोएंगे और मैं बेड पर, और अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो आपका रूम काफी बड़ा है, आप एक एक्स्ट्रा बेड का इंतजाम करवा सकते हैं। ये सब बोलकर यष्टि जाने के लिए मुड़ी ही थी, जब एकांश ने उसके हाथ को पीछे से पकड़ लिया। यष्टि चौंक कर वहीं रुक गई। एकांश ने उसको खींचा और उसकी चीन को अपने हाथ में लेते हुए कहा, यहाँ कोई एक्स्ट्रा बेड नहीं आने वाला, या तो तुम सोफे पर सोना या फिर मेरे साथ मेरे बेड पर। मैं नहीं चाहता कि कोई इस बारे में गॉसिप करे कि हम लोग कोई नॉर्मल मैरिड कपल नहीं है, वरना इस शादी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सिर्फ इसलिए तुम मेरे रूम में हो। यष्टि एकांश की आंखों में ही देख रही थी जिसमें उसे गुस्सा दिखाई दे रहा था। यष्टि ने एकांश के हाथ को अपने चेहरे से झटक कर हटा दिया और गुस्से में एकांश से कहा, ये बात आप मुझे छुए बिना भी बोल सकते थे। आपको मुझे हर्ट करना अच्छा लगता है क्या? शायद आपको किसी ने बताया नहीं कि जिम करने से आपके हाथ बहुत सख्त हो गए हैं। आपका नॉर्मली छूना भी किसी को हर्ट कर सकता है। यष्टि गुस्से में पांव पटकते हुए वहां से चली गई। एकांश ने यष्टि की कही हुई बात पर गौर करते हुए अपने हाथों को अपने चेहरे पर फेर कर देखा। वो मन ही मन यही बोल रहा था, क्या सच में मेरे हाथ इतने रफ हो चुके हैं? फिर उसने यष्टि की बातों को अपने दिमाग से दूर झटका और अपने कपड़े लेने अलमारी के पास गया। उसने जैसे ही अलमारी खोली तो एक बार फिर उसका दिमाग खराब हो गया। यष्टि के कपड़े उसके कंपार्टमेंट के अलावा एकांश के कंपार्टमेंट में भी रखे हुए थे और वो भी बहुत ही मैसी तरीके से। उसने एक बारी के लिए सोचा कि वो यष्टि को इसके बारे में भी समझाए, लेकिन फिर उसने इस बात को जाने दिया क्योंकि पहले ही आज के लिए बहुत हो चुका था। उसने अपना गुस्सा पी लिया और अपने कपड़े निकालने लगा। इस दौरान उसके हाथ यष्टि के कपड़ों की तरफ बढ़े। उनमें से आने वाली खुशबू ने उसके हाथों को उस डायरेक्शन में खींच लिया था। इधर यष्टि का शादी के बाद आज पहला दिन था तो उसने कुछ मीठा बनाया। श्रेया को उसके हाथों का बना हलवा बहुत स्वाद लग रहा था। श्रेया ने ब्रेकफास्ट के साथ साथ हलवा भी खा लिया। एकांश अब रेडी होकर नीचे आया तो उसने सबको डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट करते देखा। उसने भी आज ब्रेकफास्ट करके जाने की सोची और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। उसकी नज़र यष्टि पर पड़ी तो उसका गुस्सा अभी भी उसकी नाक पर था, लेकिन एकांश को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने उल्टा उसे चिढ़ाने के लिए कहा, सॉरी यष्टि, कल रात तुम मेरी वजह से ढंग से सो नहीं पाए, इसकी थकान तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रही है। यष्टि के तो जैसे कानों में किसी ने गरम गरम तेल डाल दिया हो। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अभी के अभी वो ठंडे ठंडे पानी से एकांश को नहला दे ताकि उसे होश आ जाए कि वो कहाँ है और क्या बोल रहा है। यष्टि ने मन में कहा, ये आदमी जताना क्या चाह रहा है कि हमारे बीच कुछ हुआ था कल रात, जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाए और थकी हुई दिखाई दे रही हूँ। यष्टि ने भी चिढ़ते हुए जवाब दिया, सोना तो मैं अपने रूम में चाहती थी, कम से कम मुझे वहां बेड तो नसीब होता, लेकिन अब आपसे शादी जो हो गई है, इस सब की आदत तो अब मुझे डालनी ही पड़ेगी। इधर सुनीता जी उन दोनों की इस नोक-झोंक को सुनकर अपने आप को हंसने से नहीं रोक पा रही थी, लेकिन ये बात सिर्फ उन लोगों के बीच सीमित नहीं थी बल्कि पास में खड़ी एक हाउस हेल्प ने भी ये बातें सुन ली थी। उसने फौरन मीरा कपूर को मैसेज टाइप किया, मैडम एकांश सर और उनकी वाइफ अलग अलग सोते हैं, शायद ये सब एक नाटक है। उधर से मीरा का रिप्लाई आया, गुड गोइंग, मुझे इसके प्रूफ्स चाहिए, ये मेरे केस में काम आएंगे। ओके मैडम, उस हाउस हेल्प ने रिप्लाई किया। एकांश ने यष्टि की तरफ ऐसे घूरकर देखा जैसे किसी ने एक छोटे बच्चे का फेवरेट खिलौना उसके हाथ से छीन लिया हो। यष्टि ने भी एकांश को तपाक से जवाब दिया, मुझे ऐसे घूरने से मैं मर नहीं जाऊंगी, अब तो जिंदगी भर झेलना है आपको मुझे। एकांश ने अपना लैपटॉप बैग उठाया और वहां से ऑफिस के लिए निकल गया। इधर वो हाउस हेल्प जिसका नाम विमला था सोचने लगी कि किस तरह से इन दोनों के प्रूफ्स इकट्ठे किए जाए। यष्टि ने खुद ब्रेकफास्ट किया और अब श्रेया को वो बाहर गार्डन में घुमाने लेकर चली गई। इधर एकांश काफी गुस्से में था। एकांश ऑफिस पहुंचा और उसने अनुज को आवाज दी। एकांश का चेहरा देखकर ही अनुज समझ गया था कि बॉस का मूड खराब है और अब गुस्सा उसी पर उतरने वाला है। जी बॉस, मेरी मीटिंग कितने बजे है? बॉस अब से 1 घंटे में है। ओके, अनुज हैरान था, बस इतना ही, मुझे तो लगा था कि आज मैं कुर्बान होने वाला हूँ, सोचता हुआ वो अभी भी वही खड़ा था। तुम अभी तक यहीं खड़े हो, जाओ जाकर अपना काम करो। एकांश की ये बात सुनते के साथ ही अनुज ने वहां से दौड़ लगा दी। इधर एकांश से मीटिंग के लिए जो शख्स आने वाली थी वो थी अधीरा मेहता, जो कि उसकी राइवल थी और साथ ही साथ उसको बेहद पसंद भी करती थी। उसे एकांश के सिंगल होने की बात पता थी और वो उसके साथ मिलकर कुछ प्रोजेक्ट्स करना चाह रही थी जिससे उनके बीच कुछ नज़दीकियां बढ़ जाएं।
अधीरा सीधे फ्रांस से आ रही थी तो उसे इंडिया में एकांश की शादी होने की न्यूज़ का कोई अंदाजा नहीं था। उसके लिए तो एकांश अभी भी सिंगल ही था। CH-15 यष्टि बाइट एकांश। एकांश अपने केबिन में बैठकर अपनी फाइल्स रीड कर रहा था जब रिसेप्शनिस्ट ने एकांश को फ़ोन करके इन्फॉर्म किया, सर वो मिस अधीरा आ चुकी हैं। उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बैठाओ, मैं अभी आता हूँ, बोलकर एकांश ने फ़ोन रखा और अनुज को अपने केबिन में बुलाया। अनुज उसके केबिन में आया तो उसने अपनी फाइल्स उसे पकड़ाए और कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गया। वो कॉन्फ्रेंस रूम के आगे पहुंचा तो अनुज ने उसके लिए डोर खोला। अधीरा अंदर अपनी एसोसिएट्स के साथ बैठी थी। एकांश के अंदर आते ही अधीरा की नज़रों ने उसको सर से लेकर पांव तक देखा। एकांश को उसने इससे पहले सिर्फ एक बार ऑफिशियल पार्टी में देखा था और अब तक सोशल मीडिया पर वो उसको फॉलो कर रही थी। एकांश को देखकर अधीरा की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। एकांश ने बहुत फॉर्मली आकर अधीरा से हाथ मिलाया। अधीरा ने एकांश से हाथ मिलाते हुए कहा, हाय मिस्टर वालिया, जैसा आपके बारे में सुना था आप एकदम वैसे ही हैं, टॉल एंड हैंडसम। एकांश ने अधीरा से अपना हाथ छुड़ाते हुए पूछा, व्हाट डू यू मीन? अधीरा ने भी पूरे फ्लर्ट करने के अंदाज में कहा, यू आर डैम हैंडसम। एकांश ने इस बात को इग्नोर करते हुए कहा, कैन वी स्टॉप द मीटिंग, वी आर ऑलरेडी लेट। श्योर, बोलकर अधीरा अपनी जगह पर आकर बैठ गई। एकांश मीटिंग स्टार्ट कर चुका था। अधीरा अभी भी उसे ही देखे जा रही थी। अनुज जो वहां खड़ा था ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके मन में यही चल रहा था, क्या ये एकांश सर को नहीं जानती है जो ऐसे रिस्क ले रही है। एकांश ने अनुज को भी ज्वाइन करने के लिए कहा। एकांश के साथ अनुज भी मीटिंग को ज्वाइन कर चुका था। लगभग 1 घंटे में मीटिंग खत्म हुई। अब जब डील फाइनल हो गई तो अधीरा ने एकांश से कहा, मिस्टर वालिया, वी शुड सेलिब्रेट आवर एसोसिएशन, व्हाट से? एकांश ने एक नज़र अनुज के ऊपर डाली और उससे पूछा, अनुज क्या हमारे पास आज टाइम है किसी भी तरह की सेलिब्रेशन के लिए? अनुज समझ गया था कि उसे नो कहना है। उसने एकांश से कहा, नो बॉस, वी डोंट हैव टाइम, इसके बाद आपकी एक और मीटिंग है। एकांश ने मुस्कुराते हुए अधीरा से कहा, सी मिस अधीरा, आई एम वेरी बिजी टुडे, किसी और दिन सेलिब्रेट करते हैं। बोलते हुए एकांश वहां से उठा और अधीरा से हाथ मिलाकर वो बाहर आ गया। अधीरा मन में यही सोच रही थी, इसीलिए ये आज तक सिंगल है, इसको पाना मुश्किल है बट नॉट इम्पॉसिबल। अधीरा ने अपनी एसोसिएट्स को अपने साथ लिया और वहां से वो होटल चली गई। इधर एकांश के पीछे पीछे अनुज भी उसके केबिन में आ गया। उसने एकांश से पूछा, सर आप मिस अधीरा के साथ नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए आपने मुझसे वो सवाल पूछा था ना? तुम अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ और जाकर मेरी नेक्स्ट मीटिंग की अरेंजमेंट करो। एकांश की इतनी बात सुनते के साथ ही अनुज दौड़कर वहां से निकल गया। इधर यष्टि काफी ज्यादा थकी हुई थी। श्रेया को जब वो सुला रही थी तो उसकी खुद भी आंखें बंद हो रही थी। श्रेया से पहले वो खुद ही सो गई। जब श्रेया ने उसे सोते हुए देखा तो वो उसके सर को ऐसे ही सहलाने लगी जैसे वो उसे सुलाते वक्त सहलाती थी। श्रेया ने अपने सर को यष्टि के सर से लगाया और सो गई। यष्टि को तो आज एकांश के ही सपने आ रहे थे। उसने सपने में देखा कि उसने एकांश के रूम का डोर खोला। अंदर एकदम अंधेरा था और पूरा रूम में उसे धुंध दिखाई दे रही थी। वो अंदर गई तो उसे एक आलीशान और आरामदायक बेड दिखाई दिया और वो जाकर उस पर अपने दोनों बाहें फैलाकर लेट गई। कितना सुकून था उस बेड पर सोने में, लेकिन ये सुकून थोड़ी देर में ही काफूर हो गया जब एकांश आकर उसके ऊपर लेट गया। यष्टि सो तो श्रेया के बेड पर रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके हाथों को पकड़ा हुआ था। वो सोते हुए भी बदबद रही थी, छोड़ो मुझे, लीव मी। जब उसकी आंख खुली तो सच में एकांश ने उसके हाथों को अपने हाथों से पकड़ा हुआ था और श्रेया भी वहां नहीं थी। अब सिर्फ एकांश ही वहां था जिसने उसके हाथों को अपने हाथों से पकड़ा हुआ था और उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। शाम के 8 बज चुके थे। उसने यष्टि को तब छुआ था जब उसने नोटिस किया था कि वो कोई सपना देखते हुए बदबद रही है। यष्टि की जब आंख खुली तो उसने एकांश को अपने हाथों से उसके हाथों को पके हुए देखा। यष्टि अभी भी श्रेया के रूम में ही थी। उसने एकांश से कहा, इसका मतलब मैं सपना नहीं देख रही थी, आप सच में मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे, तो इसके लिए आपने मेरे हाथ क्यों पके हैं? यष्टि ने गुस्से में अपने हाथों की तरफ इशारा करते हुए कहा जिन्हें सच में एकांश ने थामा हुआ था, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही उठाने की बहुत कोशिश कर चुका था। वेट अ मिनट, तुमने क्या कहा था कि तुम सपने में मुझे क्या करते हुए देख रही थी? एकांश ने यष्टि की तरफ देखते हुए अपनी आईब्रो चाहते हुए पूछा। यष्टि ने उसे साइड में बेड पर धक्का दिया और उठकर वहां से जाने लगी। एकांश ने उसे रूम से बाहर निकलने से पहले ही दौड़कर अपनी बाहों में जकड़ लिया। यष्टि को एकांश पर गुस्सा आ गया। उसने एकांश से झल्लाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, ये क्या जबरदस्ती है? एकांश ने जवाब दिया, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तुमने सपने में क्या देखा जो तुमने मुझे ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा था?
यष्टि ने एकांश के हाथ पर अपने पूरे जोर से बाइट किया जिससे उसने यष्टि को पकड़ा हुआ था। यष्टि के ऐसा करने से एकांश ने यष्टि को झटके से छोड़ दिया। एकांश को यष्टि पे काफी गुस्सा आ रहा था। वो दांत पीसते हुए यही बोल रहा था, रूम में तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम्हें मैं तब देखूंगा। यष्टि दौड़कर नीचे आ गई। उसने श्रेया और सुनीता जी को नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठे देखा तो उसकी सांस में सांस आए। वो ऐसे हौंफ रही थी जैसे कितनी दूर से दौड़कर आई थी। सुनीता जी ने उससे पूछा, यष्टि तुम इतनी हौंफ क्यों रही हो, और एकांश कहाँ है? वो तुम्हें उठाने के लिए गया था ना? यष्टि ने बेरुखी से जवाब दिया, वो आ जाएंगे, आप लोग खाना खा लीजिए। बोलते हुए यष्टि श्रेया के पास आकर बैठ गई। वो श्रेया को अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। यष्टि ने जो अभी एकांश के साथ किया था उसकी वजह से तो अब वो उसे फेस करने से भी घबरा रही थी। उसे पता था कि एकांश इस बात का बदला उससे जरूर लेगा। उसने आज एकांश को बाइट जो किया था। यष्टि ने जब एकांश को नीचे आते हुए देखा तो उसने एकांश से नजरें चुराए। एकांश के आंखों में गुस्सा था। सुनीता जी देखकर समझ गई थी कि जरूर कुछ तो हुआ है दोनों के बीच। वो इसी बात से परेशान हो रही थी कि कहीं लड़ाई तो नहीं हुई दोनों के बीच। यष्टि ने श्रेया को जल्दी से खाना खिलाया और अपने लिए एक रोल बनाकर वो श्रेया के साथ उसके रूम में चली गई। उसने सोचा था कि वो आज श्रेया के रूम में ही सो जाएगी, कम से कम उसे एकांश के गुस्से का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। श्रेया को उसने बेड पर लेटा दिया और उसकी साइड में ही लेट गई। एकांश उसकी साइड में आकर ना लेट जाए इसके लिए उसने श्रेया को साइड में किया और खुद बेड का बाकी का हिस्सा घेर कर लेट गई। श्रेया को उसने सुला दिया था। उसे पता था कि सोने से पहले एकांश श्रेया को देखने जरूर आएगा। जब डोर खुलने की आवाज हुई तो यष्टि ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। एकांश समझ रहा था कि यष्टि ये सब जानबूझकर कर रही थी ताकि उसे एकांश के सवालों को और उसके गुस्से को फेस न करना पड़े, लेकिन एकांश भी उसे आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं था। एकांश ने श्रेया को अपनी चेस्ट पर लेटाया और श्रेया के बेड पर ही लेट गया। एकांश ने धीमी आवाज में यष्टि से कहा, मुझे पता है तुम सो नहीं रही हो। यष्टि ने अभी भी ड्रामा करना नहीं छोड़ा। एकांश ने श्रेया के सर पर हाथ फेरते हुए यष्टि से कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें मेरे रूम में सोना है, यह नहीं। तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हें जबरदस्ती उठाकर ले जाऊं? यष्टि ने अब बोलना शुरू किया, अगर मैं कहूं कि मुझे आपके रूम में नहीं सोना है तो? एकांश ने यष्टि से गुस्से में कहा, तो तुम्हारे पास इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मीरा इन सब बातों का फायदा अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज करे। तुम आज बेड पर सो सकती हो, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। यष्टि के दिमाग में वही सपना घूम रहा था जो उसने आज शाम में सोते हुए देखा था। एकांश ने यष्टि से कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले जाऊं तो मैं यही करता हूं। बोलकर एकांश ने श्रेया को बड़े ही आराम से बेड पर लेटाया और झुककर उसके फहद पर किस किया और उसे ब्लैंकेट ओढ़ाया। अब एकांश यष्टि की तरफ बढ़ा तो यष्टि फौरन वहां से उठी और स्पीड से निकलकर खुद ही एकांश के रूम में पहुंच गई।